हेलो बच्चों, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये ऐसा वीडियो है जिससे कि हर बच्चा एक पूरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी चीज़ जो आपके पास अपने पास संजोए रखना चाहता है, जिसे वो इस तरह से यूज़ करता है कि वो उसके पूरी ज़िंदगी भर काम आए। तो ये वही वीडियो लेक्चर है। इसका मैंने एक पार्ट आपको बना दिया है, इसका एक पार्ट मैंने आपको बना दिया और ये दूसरा पार्ट है। ये उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन ग्रामर सीख के परेशान हो गए हैं, और जिनको टीचर्स हमेशा दूसरे धोखा देते चले आए हैं, जिनको हमेशा वादा करते चले आए हैं कि आप इंग्लिश सीख जाओगे। ये उनके थंबनेल पढ़ के, आप उनके वीडियो देख करके, आप उनकी क्लास लेकर परेशान हो गए। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है, और ये 1-1.5 घंटे का वीडियो होने वाला, मुझे नहीं पता कितनी देर का होने वाला। ये मैंने एक वीडियो बना दिया, वो 1 घंटा 22 मिनट का आएगा। ये सिर्फ 2 वीडियो आपने ग्रामर पढ़नी है, सिर्फ 2 वीडियो ग्रामर, 2 वीडियो देखने आपने, उसके बाद ग्रामर आपने नहीं पढ़नी। और उसके बाद सीधा जो है वी विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, okay, by practicing it, by practicing okay, just how to speak it. We are going to learn, हम सीखेंगे, we are going to learn how to speak it, how to use it. ठीक है, तो वो हम ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा ये पार्ट इसमें ये रहेगा। तो ये हम ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर, और आपने ये दो वीडियो लेक्चर आपने बार बार देखने हैं ये, जब तक कि आपको इसका हर कंसेप्ट समझ में नहीं आता। और देखो, मैं सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाना चाहता आपको, ये कि आप कहीं जाएं, डॉक्टर के पास जाएं तो उसकी बात समझ में आ जाए, और आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकें, आप ग्रामर की बुक्स पढ़ सकें, आप खुद अखबार पढ़ सकें, और आपके पास सिर्फ एक डिक्शनरी और बाकी का आपको सब समझ में आ जाए। तो बस मैं आपको इस लायक बनाने के चक्कर में हूँ। ये सबके लिए, ये जो वीडियो लेक्चर है ये सबके लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए, ये काम करने वालों के लिए, ऑफिस जाने वालों के लिए, ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिन्हें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और ये मेरा उनके भविष्य के लिए एक अपनी तरफ से योगदान है कि मैं उनको पढ़ाऊँ और वो पढ़ जाएं, और फिर वो देश के मतलब कि बेहतरी के लिए, देश के भविष्य के लिए, भविष्य को इम्प्रूव करने के लिए वो योगदान दें अपना। और बच्चों, मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो है मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या काम करना है, आपने सिर्फ 25 रुपये पर मंथ, सिर्फ कितना, 25 रुपये पर मंथ आपने जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसके अंदर आपने मेरे अकाउंट में अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो, प्लीज़ मेरे को सिर्फ 25 रुपये, 25 रुपीज़, सिर्फ 25 रुपये महीने आपने मेरे अकाउंट में जो मैं दे दूंगा, उसके अंदर आप पेटीएम वगैरह जैसी भी आपने भेज देना, UPI वगैरह से, सिर्फ 25 रुपये। 25 रुपये तो आप ब्रेड और बिस्किट वगैरह में आप ऐसे करके खा जाते हैं, उसके अंदर तो पता भी नहीं लगता 25 रुपये का, सिर्फ 25 रुपये पर मंथ। और इंग्लिश देखो, मेरे को क्या है, मेरे को जब आर्थिक मदद मिलेगी तो मेरे को, ठीक है, तो मेरे को क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा और मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, वो आपको इंग्लिश सिखाने की वो जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो ये 25 रुपीज़ पर मंथ का मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़। अच्छा, अब सिर्फ हर महीने 25 रुपये। अच्छा, अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, हम बात करेंगे इसमें पर्सनल, हम ये ना प्रोनाउंस की बात कर रहे थे, हमने ये बहुत सारे टॉपिक्स कर दिए उसके अंदर। तो अब ये रह गया प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स रह गए, इसमें मेन ये रह गए। अगर आपको प्रोनाउन आ गए तो एडजेक्टिव्स आपको अपने आप ही आ जाएंगे, एडजेक्टिव्स आपको अपने आप ही आ जाएंगे। और जब प्रीपोजिशन जब आ गई तो एडवर्ब्स आपको अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना टेंशन नहीं है, सबसे बस ये प्रोनाउन और आपको एडजेक्टिव्स करने हैं थोड़े से, ओके। तो हम बात करते हैं इसके अंदर ये प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन आपको पता है, ये प्रोनाउन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वनाम बोलते हैं, और ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। किसकी जगह, नाउन की जगह। आपने कहा मोहन इज माई फ्रेंड, ओके, मोहन मेरा दोस्त है। फिर आपने लिखा मोहन लिव्स, ठीक है, लिव्स आप कहोगे इन गोवा, वो गोवा में रहता है, गोवा, ठीक है। मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है, मोहन लिव्स इन गोवा। तो आप जो है इसको ऐसे करके कह सकते हैं कि मोहन मेरा दोस्त है, वह, तो आप ये कहेंगे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, ओके, ही लिव्स। तो आपने मोहन की जगह क्या लगा दिया यहाँ पर, या आपने एक बारी मोहन का इस्तेमाल किया, फिर आपने ही लगा दिया, ये तो ये प्रोनाउन है, ये ही लिव्स इन गोवा। तो ये जो है, ये आपका ये प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस मतलब आपने कहा कि नाउन की जगह आपने ये इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही आपने
आप प्रोनाउन सिर्फ ये लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बहुत सारे काम करते हैं प्रोनाउन, बहुत सारे नहीं इनकी, वो आपका आपने क्या याद करना है, ज़्यादा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल आपने, तो आपने याद रखना है कि ना प्रोनाउन क्या होता है, इसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। क्या नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ये, और ये 8 टाइप के होते हैं, ये 8 टाइप्स के होते हैं ये। पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन PRSONAL, पर्सनल प्रोनाउंस PRONOUNS, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग EMPHASIZING, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फिर उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ताकि बच्चों को, ये मशीन से तो लिखा हुआ नहीं तो थोड़ा कर्सिव हो जाता, थोड़ा बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद आता है पजेसिव POSSESSIV, पजेसिव प्रोनाउंस। उसके बाद है रिलेटिव RELATIV, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो हम एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऐसा है, पूरी ज़िंदगी भर की किच झंझट से एक बारी आदमी प्रॉब्लम थोड़ा सा उठा ले, उसके बाद उसकी टेंशन ख़त्म। तो अब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। तो हमने बस इतना याद रखना पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर। पर्सनल प्रोनाउंस में ये पर्सनल प्रोनाउंस पहले बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस नंबर 1 उठाया मैंने, पर्सनल प्रोनाउंस, ओके। पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस वो जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको कि आई, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पर यहाँ पर एक मैं लाइन खींचूँ। अब मैं इसमें देखो ये सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, ये लाइन मैंने खींची, और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर, किसके तौर पर, ऑब्जेक्ट। यानी कि ये देख रहे हो आप, जब कोई चीज़ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है तो क्या बोलते हैं, आपको याद रखना, सब्जेक्टिव केस है वो। क्या है कौन सा केस है उसका, सब्जेक्टिव केस है। ऐसा नहीं वाला कि चोरी डकैती का केस और इसका केस और उसका केस, ये ग्रामर के केस होते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस, क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो हम यहाँ पर देखो, इसमें हमारे पास ये याद रखना है, ये आई, फिर उसके बाद वी है, और उसके बाद है यू, फिर ही है, फिर शी, और ये इट, और ये दे, ठीक है। तो ये इसका, ये सामने मैं एक बार को मैंने बता दिया है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस, यानी कि हमें, हमको। यू का तो यू ही रहता है, चेंज नहीं होता। ही का हिम, ठीक है। और शी का क्या होता है, हर, शी का हर। और इट का इट ही रहता है, और दे का क्या हो जाता है, देम। आपने बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस में ये होते हैं जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो है आपका, जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही मतलब लड़के के लिए वह, शी मतलब ओके, ही लड़के के लिए वह सेंस में ही, शी लड़की के लिए वह, और इट किसी वस्तु या किसी चीज़ के लिए, दे मतलब वे, चाहे किताब, चाहे तुम्हारा व्यक्ति हो या वस्तुएँ हों, दे मतलब एक से ज़्यादा, वे या वो या ये, ओके। और इसका जो ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्ट में है, आपको ऐसे याद रखना है। इसका आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, यू का यू रहता है। ही का हिम, शी का हर, और इट का इट, दे का देम। और आपने ये ध्यान करना है कि जब ये सब्जेक्ट जो होता है वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। बस आपने इतना याद रखना है। सब्जेक्ट कहाँ आता है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है, ठीक है। अधिकतर केसेस में ओके, मैं पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब वगैरह आपको याद रखना, बस सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। ज़्यादा भी टेंशन नहीं, वो अपना भी हमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं इसके अंदर ये, अब आपने याद रखना है कि जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है बेटा। क्या है, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जिससे बात की जाती है वो सेकेंड पर्सन होता है। क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। और ही, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, ही, शी, इट, दे। अच्छा अब ये बताओ, इसमें भी आपका आई तो अकेले के लिए लगता है, वो हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। क्या, आई, मैंने कहा आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन में होता है। तो आई क्या है, आई आपका, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वी एक से ज़्यादा के लिए होता है, हम तो हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, बहुवचन में। यू आपका, आप एक के लिए भी बात कर सकते हैं, दो से भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं होती, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। तो सेकंड पर यू
यू जो है सेकंड पर्सन में है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में, दोनों में एक जैसा रहता है। और जो गौर करने की बात है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में एक जैसा इसका रूप चेंज नहीं होता। बस ही और ही, शी, इट, ये आपको पता है ये मतलब कि ये तीनों, ये और दे, सारे के सारे चारों के चारों क्या है, वो थर्ड पर्सन में। लेकिन आपको पता है कि ही जो लड़के के लिए लगता है अकेले के लिए, शी लड़की के लिए लगता है इट वस्तु के लिए। तो ये ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या आपको याद रखना है। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और दे क्या है, दे है आपका दे क्या है आपका, दे है थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। क्योंकि मैं ग्रामर इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना ना, आप न्यूज़पेपर, किताबें, स्कूल की किताबें, टेक्स्ट बुक्स, आप कुछ भी पढ़ सके। मैं आपको आधे अधूरा नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, इसलिए मैं ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ ये। और आपने क्या, बस 2-3 घंटे की ग्रामर, आपकी 3 घंटे तक की ग्रामर हो जाए, बस बहुत है वो, ठीक है। अच्छा, कहता है इसमें नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया दे का, देम। अच्छा, अब आपने क्या याद रखना, कोई आपसे क्या भी प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन भाई आपने को प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होते हैं, और भाई ये 8 टाइप के होते हैं। आपने नाम ये इसको कॉपी आपने कर लिया, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद आपने कहा भाई ऐसा है कि 8 टाइप के होते हैं, और फिर आपने इनको याद रखना, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस एंड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस एंड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, सॉरी यही है, ठीक है। अच्छा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और पर्सनल प्रोनाउंस क्या है आपका, जो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आपका ये तुम्हारा सब्जेक्ट में ये रे और ऑब्जेक्ट में ये रे। और पर्सनल प्रोनाउंस के 3 फॉर्म में आपका होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा, बोलने वाला। सेकंड पर्सन क्या होता है, सुनने वाला जिससे बात की जाती है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। और ये भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ आई क्या है, आई फर्स्ट, आई और वी क्या है फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, ही, शिट, दे क्या है थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी क्या है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू क्या है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी प्लूरल भी है। यू क्या है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल में भी है। और ही, शी, इट क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही जब मैं कहूँगा थर्ड पर्सन सिंगुलर तो आप कहोगे ओ ही, शी, इट। जब मैं आपसे कहूँगा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर तो आप कहोगे ओ ही, शी, इट, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्लूरल आप कहोगे दे, ओके। आपने कच्चा खिलाड़ी नहीं बनना, आपने पक्का खिलाड़ी बनना है। ऐसा कि सामने वाले की हवा निकाल दो, उसके मुंह बंद कर दो, उसको डरा दो। अच्छा देखो, ये तो हो गया हमारा। और ये 2 फॉर्म में होते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनके जब सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस, और वैसे ऑब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्टिव केस मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर ये, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में अब देखो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आपका देखो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। अच्छा देखो, ये आई से क्या बना, माई सेल्फ, देखो माई सेल्फ, ठीक है। वी से बना आर सेल्फ्स, ओके। यू से बना 2 बनते हैं इसके, अकेला हुआ तो यूर सेल्फ, सामने वाला जो है ना आपका एक दोस्त है तो यूर सेल्फ, और एक से ज़्यादा होंगे तो यूर सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स, यूर सेल्व्स, जा की आवाज़ आती है बच्चों, यूर सेल्व्स, ओके। और ही का मेरे प्यारे बच्चे, ही का हिमसेल्फ, क्या, ही का हिमसेल्फ। और शी लड़की के लिए तो क्या होगा, हर सेल्फ, क्या, हर सेल्फ। इट बेटा, इट का क्या हो गया, इट सेल्फ, क्या, इट सेल्फ। और दे का क्या हो गया, दैम सेल्व्स, दैम सेल्व्स, दैम सेल्व्स, बस ये, ठीक है ना। तो ये क्या है क्या भाई, ये जो माई सेल्फ, आर सेल्फ, यूर सेल्फ, ये जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। कि ये है क्या सर जी मुसीबत, ये क्या मुसीबत है ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये अपने अर्थ के हिसाब से ये वाले जो है ना आपका माई सेल्फ, आर सेल्फ, प्रोनाउंस उच्चारण द्वारा बता दूं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ज, आर सेल्फ, यूर सेल्फ, ये यूर सेल्फ है, ये यूर सेल्फ, ज, यूर सेल्फ, ये हिम सेल्फ, ये हर सेल्फ लड़की के लिए, ये इट सेल्फ, और दैम सेल्व्स, ज, दैम सेल्व्स। तो ये जो हैं अपने अर्थ के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस हो सकते हैं। आप कहोगे कि सर बताओ कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मैं आपसे एक वाक्य बोलूँ, पहले तो मैं एक शब्द बोलूँ कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्या, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, काम करने वाला और काम के असर को झेलने वाला, काम करने वाला और काम के असर को झेलने वाला एक ही व्यक्ति हो, एक ही जानवर हो, मतलब ठीक है ना। तो आपका जो है
वो से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं उसे, ठीक है, जब यूज़ करोगे आप। और जब जो जोर, यही चीज़ जब जोर देने के लिए हो तो आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, यानी कि काम को करने वाला और काम के असर को झेलने वाला, काम को करने वाला, काम के असर को झेलने वाला, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जब जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। मैं 1-2 वाक्य बोल रहा हूँ। जब काम को करने वाला और काम के असर को झेलने वाला, काम करने वाला और काम के असर को झेलने वाला, मतलब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने अपने आप से पूछा, मैंने अपने आप से पूछा, पूछने वाला कौन? मैं, ओके, मैंने किससे पूछा? अपने आप से। मोहन ने खुद, ठीक है ना, मोहन ने अपने आप को थैंक यू बोला। उसने थैंक यू किसने बोला? मोहन ने। किसको बोला? खुद ही को बोला उसने। मैंने अपने आप को शीशे में देखा। ओके, तो यहाँ पर हम 1-2 सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हम बात करें इसके अंदर यू, हम कहेंगे यू, ठीक है ना, आई आस्क्ड माई सेल्फ। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लाऊंगा अभी मैं, जो आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछने वाला कौन? मैं। किससे पूछा? मैंने खुद से। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बच्चों। क्या है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा, ठीक है। तो ऐसे करके आपने ये तो शी, ठीक है ना, शी, ओके, आप कहेंगे शी थैंक्ड हरसेल्फ, शी प्रेज्ड हरसेल्फ, उसने खुद की तारीफ की, प्रेज्ड हरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर लड़की का नाम कह देते हैं सीता, कह देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। सीता प्रेज्ड हरसेल्फ, सीता ने अपनी खुद की तारीफ की। तो तारीफ किसने करी? सीता ने। किसकी करी? उसने खुद की करी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब काम को करने वाला और काम को असर को झेलने वाला एक ही व्यक्ति हो, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही हो तो, ठीक है। अच्छा, अब आगे, अब देखो, जब जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब जोर देने के लिए, मैंने यार खुद उसे देखा था, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा था, किसी और ने नहीं, अपनी आंखों से देखा था मैंने। तो ये माई सेल्फ जो है ना, यहाँ पर ये जोर देने का काम कर रहा है, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। क्या ये? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन अब हमने सीख लिया ये क्या होते हैं। जब जोर देने के लिए इस्तेमाल होगा तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और ये आपने, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हो सकते हैं। बस आपने 1-2 एग्जाम्पल देखो। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा था। ही, ठीक, हिमसेल्फ सैड सो, ही हिमसेल्फ सैड सो, उसने खुद ऐसा कहा था, उसने खुद, ही हिमसेल्फ, उसने खुद ऐसा कहा था, किसी और ने नहीं कहा, उसने खुद ऐसा कहा था। तो ये हिमसेल्फ क्या है बच्चों? ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। यहाँ पर माई सेल्फ क्या बन गया? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, जोर देने का। यही चीज़ अगर जब जोर देने के लिए इस्तेमाल होंगे, यही शब्द, तो ये आपका क्या कहलाएंगे? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन से कहलाएंगे। अच्छा, अब जो थोड़ा सा, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव वगैरह वाले थोड़े से आसान हैं, अब इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर हम बात करें इसकी, देखो इसमें हम करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की हम बात करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में बच्चों क्या क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में मेरे लाल आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, ठीक है, दीज और दोज और सच। दिस मतलब होता है यह, दिस यह होता है और पास वाली चीज़ के लिए, दैट वह दूर वाली चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए, दिस पास वाली चीज़ अकेली, दैट दूर वाली चीज़ अकेली, दीज पास वाली चीज़ें जब एक से ज़्यादा हों, ये, और दोज मतलब वो जब दूर वाली चीज़ें, दूर चीज़ें हों कुछ और वो आपने इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ और वो एक से ज़्यादा हों, ठीक है। तो दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, दीज मतलब ये, एक से ज़्यादा, सिंगुलर मतलब सॉरी प्लूरल में एक से ज़्यादा चीज़ें, ये किताबें, ठीक है ना। जैसे दोज दूर वाली चीज़ें एक से ज़्यादा हों, और सच मतलब ऐसा ऐसी ऐसे, क्या? ऐसा ऐसी ऐसे। तो ये जो है आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करने का काम आते हैं। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्या है बच्चों? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्या कहोगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ओके। अच्छा, अब गौर करने वाली बात है कि ये जो है, ये ध्यान कर लेना,
ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। क्या? ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। अब कैसे करके कि जब ये प्रोनाउन होंगे तो इनके बाद नाउन नहीं आएगा, इनके बाद नाउन नहीं आएगा, अभी बताऊंगा तुम्हें। ये जब ये प्रोनाउन होंगे तो इनके साथ नाउन नहीं आएगा, लेकिन जब आप जब एडजेक्टिव होंगे तो इनके बाद नाउन आएगा। क्या आएगा मैं आपको बताऊँ। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, दिस इज माई बुक, ठीक है। दिस के बाद इज आ रहा है, नाउन तो नहीं आ रहा। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। अगर ये दूर खड़ी, ठीक है ना, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दूर खड़ी होती तो दूर होती किताब, तो दैट इज माई बुक, वो मेरी किताब है। ओके, एक से ज़्यादा होती, पास रखी हुई किताब है, तो दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें। और दूर होती तो पास होती तो दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें, और दीज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें। तो यहाँ पर देखो, दिस पास वाली चीज़ के लिए, यह मतलब है दैट, मतलब दिस सिंगुलर के लिए, ठीक है ना। दैट आपका क्या, दूर वाली चीज़ सिंगुलर के लिए, दीज पास वाली चीज़ प्लूरल के लिए, और दोज आपका क्या है, बहुवचन में दूर रखी हुई जो चीज़ें, ठीक है ना, उनके लिए। तो दिस मतलब यह है, दैट मतलब है, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे, वो। अच्छा, ये जो है इनके बाद, ये देखो दिस के बाद इज आ रहा है, ये वर्ब, नाउन तो नहीं आ रही, यहाँ वर्ब आ रही है ना। अब मैं इसको ऐसे करके कहूँ, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, देखो, क्योंकि मेरे को पढ़ाने में आसानी होगी ना। देखो, दिस बुक, ठीक है, इज वेरी गुड, दिस बुक इज़ वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसके देखो यहाँ दिस के बाद बुक आ गया बेटा, दिस के बाद बुक आ गया, तो ये यहाँ पर ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गई। क्या बन गई? डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पर तो प्रोनाउन है, क्योंकि इनके बाद नाउन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इनके बाद नाउन आएगा तो क्या बन जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या बन जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस, वेयर आर, देखो ना, देखो वेयर, हम बात कहेंगे, आप कहेंगे these books are very good, these books are very good, ये किताबें बहुत अच्छी हैं, ये किताबें बहुत अच्छी हैं। तो ये को दिस के बाद बुक्स आ रहा है, तो ये यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पर क्या बन गई, ये यहाँ पर ये जो ना दीज, यहाँ पर क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गया बस। अच्छा, आगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमें पता लग गए कि ये जो है आपका इशारा करने के काम आते हैं, बट दैट्स ऑल। ओके, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये तीनों के तीनों हैं, 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। और तुम्हारा सच मतलब ऐसा, ऐसी, अभी मीनिंग बाद में देखते रहेंगे इसका। और ये वाले शब्द जो हैं वो आपका एडजेक्टिव्स हो जाएंगे अगर इनके बाद नाउन आएगा तो। क्या? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ये हम बात करते हैं, ये इसके बाद हमारा आ गया ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस संख्या मात्रा बतलाते हैं। क्या बच्चों? इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या बताते हैं? संख्या या मात्रा बताते हैं, लेकिन अनिश्चित संख्या मात्रा बताते हैं। क्या? अनिश्चित संख्या या मात्रा बताते हैं, अनिश्चित। ये जैसे कि आप कहोगे, जैसे आपने कहा सम, और ये एनी, ठीक है, फ्यू, कुछ एक बता रहा हूँ, दैट्स ऑल, ये सारे के सारे आपका वन एक व्यक्ति के लिए लगता है। ये जो ना एक का मतलब ही है वन। ओके, तो ये बहुत सारे हैं, मैनी, तो ये जो है आपका मैनी, मच। ओके, तो ये जो है ना, ये सब मतलब होता है कुछ, मात्रा संख्या तो फिक्स नहीं होती, संख्या या मात्रा कुछ सेंस में। एनी, ये तो पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव में लगता है, ठीक है, सेम मतलब है, लेकिन ये नेगेटिव में लगता है कुछ मतलब में। संख्या या मात्रा दोनों के लिए। फ्यू मतलब होता है थोड़े, ना के बराबर, बहुत थोड़े, ठीक है, संख्या के लिए मतलब क्या, काउंटेबल अमाउंट। ऑल सब के लिए लगता है, दूध वगैरह कुछ भी, अनकाउंटेबल अमाउंट और काउंटेबल अमाउंट। जब आपको अनकाउंट पहले वाला वीडियो समझ में आएगा तो ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी अब आपको। ऑल अनकाउंटेबल अमाउंट के मतलब कि आपका संख्या के लिए भी लग जाता है, मात्रा के लिए भी लग जाता है। वन एक व्यक्ति के लिए होता है। तो ये देखो कैसे करके होता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे आपने कुछ आलू लिए और ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं ये एडजेक्टिव भी हो जाते हैं अगर ये नाउन के साथ आएंगे। दोबारा बता रहा हूं मैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस बेटा, ये अगर नाउन के साथ नहीं आ रहे तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे ही नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। जो संख्या बता रहे होंगे उसे कहेंगे, आप कहोगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जो संख्या बता रहे होंगे उन्हें क्या कहोगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। और जो मात्रा बता रहे होंगे उनको कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स बन जाएंगे अगर नाउन के साथ आएंगे। तो देखो जैसे
आपने कुछ आलू खरीदे तो उनमें से आप कहोगे कि सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं। सम यहाँ पर कुछ, अभी देखो इसके बाद आर लग रहा है, नाउन नहीं लग रहा ना। सम आर गुड, ठीक है, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं। सम आर बैड, ठीक है। कहता है आपके पास कुछ पैसे हैं, कहता है आई डोंट हैव, डू यू हैव एनी मनी, कहता है आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव एनी, मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो जो एनी अकेला आया है ये यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, तो ये फ्यू, ये सारे के सारे क्या हैं आपने याद रखना है। सम, एनी, ऑल, वन, मैनी, मच। मैनी मतलब होता है बहुत, मच मतलब भी बहुत होता है, ये संख्या के लिए, मैनी संख्या के लिए लगता है मतलब कि, और ये मच मात्रा के लिए लगता है। ओके, जैसे मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए फ्यू, आपने कुछ सेब खरीदी, सारी सड़ी निकल गई, तो क्या होगा, आप क्या कहोगे, अधिक ना के बराबर सही है। फ्यू आर गुड, ठीक है, फ्यू आर गुड, ना के बराबर सेब सही हैं। तो ये देख लो, ये यहाँ पर, और इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, क्या ना वर्ब आ रही है, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन अब ये देखो यहाँ पर ऑल की मैं बात करूँ, ऑल आर, ठीक है ना, ऑल आर बैड, सारी या रोटन, सड़े हुए, सारे सेब बेकार निकल गए। ऑल आर बैड या रोटन, सारे सेब। तो ये ऑल जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कितने सेब हमें नहीं पता, लेकिन सारे के सारे, और इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, इसके बाद वर्ब आ रहा है, तो ये प्रोनाउन है। क्या ये प्रोनाउन है? लेकिन यही शब्द अगर आप नाउन के साथ आएंगे तो एडजेक्टिव होंगे, जैसे सम, ओके, आई वॉन्ट सम एप्पल्स या मैंगोज, मेरे लाल, सम के बाद क्या आ गया, मैंगोज आ गए ना, अभी एडजेक्टिव है। और यहाँ पर क्योंकि इस मैंगोज को आप मैंगोज को क्योंकि आप काउंट कर सकते हो, तो सम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि इसको गिन सकते हैं। लेकिन आपने कहोगे आई वॉन्ट, ठीक है ना, सम कॉफ़ी, सम टी, मेरे को कुछ चाय चाहिए, तो चाय को काउंट थोड़े नहीं करते आप, चाय को तो वो आप जो उसको तोल, मतलब उसको कप वगैरह में उसको वो मात्रा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा। तो क्या कहेंगे, मात्रा को क्वांटिटी कहते हैं, तो कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा सम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो कुछ शब्द संख्या और मात्रा दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अभी तो हमें याद रखना है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस ये हैं भाई, और ये मात्रा या संख्या बताते हैं। कोई आपसे पूछे इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, कि ये है सम, एनी, फ्यू, ऑल, वन। सम मतलब कुछ है नहीं, मतलब भी कुछ नेगेटिव में, फ्यू मतलब ना बहुत थोड़े, ना के बराबर, ऑल मतलब सारे, वन मतलब व्यक्ति के लिए, मैनी मतलब बहुत, मच मतलब भी बहुत। ये संख्या मात्रा बताते हैं, लेकिन निश्चित संख्या मात्रा नहीं बताते। संख्या तो इन्हें इंडेफिनिट बोलते हैं। अनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, ठीक है ना। तो निश्चित संख्या मात्रा तो बताते नहीं है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये, ठीक है। और यही शब्द ये नाउन के साथ नहीं आते, तो ये प्रोनाउन है ये। लेकिन जैसे ही नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाएंगे, जैसे ही नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, तो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स भी हमारे पास जो संख्या बताएगा, हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और जो मात्रा बताएगा क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जो मात्रा बताएगा जैसे दूध, दही वगैरह, तो उसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो आपका 2-3 ही आपने याद रखने हैं इसमें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंदर देखो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। प्रोनाउन का ना बहुत खिचड़ी टॉपिक होता है बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका आता है ईच, ईदर, ज़्यादा याद नहीं रखने में, दैट्स ऑल, ईदर, ठीक है। और नीदर, अभी 2-4 ही, दैट्स ऑल, बस इतने, ठीक है ना, वो आते याद रहेंगे। ईच मतलब प्रत्येक, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो ये ना आपके क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब ये आपके जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, गॉट आ मेडल, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, देखो यहाँ पर ईच के बाद ऑफ लग रहा, नाउन नहीं लग रहा। ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़के को गॉट अ मेडल, मेडल मिला, ठीक है। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, दो, ईदर मतलब दोनों में से, इस यूज़ करेंगे तब आएगा। अभी तुम आपको एक झलक दिखला रहा हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, हम कैसे करके बोलेंगे। ईदर क्या है, दोनों में से एक, नीदर क्या है, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। जैसे ईदर ऑफ दीज रोड्स, इन दोनों में से कोई, दोनों रोड
कोई सा भी पकड़ लो, ईदर ऑफ दीज रोड, ठीक है ना, ईदर ऑफ दीज बॉयज़, ये लिख लो, बॉयज़ कैन गो, इन दोनों में से कोई एक जा सकता है, कोई भी चला जाए, कोई टेंशन नहीं है। ईदर ऑफ द दीज बॉयज़, इन दोनों में से कोई भी लड़का जा सकता है, ठीक है। तो ईदर और इसके बाद ऑफ लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गए, तीनों के तीनों आपने याद रखने और होते रहेंगे आपने। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये एडजेक्टिव होंगे अगर ये नाउन के साथ लग जाएंगे। क्या, अगर ईच, ईदर वगैरह के साथ नाउन के साथ होंगे तो क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहेंगे, देखो नाउन के साथ जाएंगे, ईच नाउन के साथ नहीं आया ना, मैं कहूँ ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर ईच के बाद क्या लग रहा है, बॉय, ये यहाँ पर क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, अपना इतना याद रखना है, ये यहाँ पर क्या बन गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। बस बच्चों आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या कोई आपसे पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच, ईदर, नीदर वगैरह जैसे होते हैं ये, और ये ना ये आपको ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं ये, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनमें से कौन सा जाएगा, प्रत्येक मतलब ईदर मतलब प्रत्येक, सॉरी ईच मतलब प्रत्येक, और ईदर मतलब दोनों में से कोई, नीदर दोनों में से कोई नहीं। और उसे कहना भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं वो इसको एग्जांपल बता देना, और भाई ये जो है नाउन के साथ नहीं आते, जैसे नाउन के साथ आएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस देख खत्म होने वाले हैं। इसके बाद ये खत्म हो गया तो आधे झंझट तो इसके बाद मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा एडजेक्टिव्स के मामले में, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा प्रेपोजिशंस और कंजक्शंस ये सारे पढ़ने से ज़्यादा आते हैं, ये ना, ये जो है अब इसमें ये वाला 2-3 पार्ट इसके अंदर रह गए, बस बाकी के ये करने से ज़्यादा आते हैं। ये मैं छोड़ो, तो 2-3 एग्जाम्पल बताऊँगा, इसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और ये एडवर्ब्स, उसके बाद हमारी झंझट खत्म है, ठीक है ना। तो इसमें अब हमारा आ गया ये, अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, इसमें आ गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आपका जो है प्रश्न पूछे में काम आएंगे, सीधी सी बात है, प्रश्न पूछे में काम आएंगे, और जैसे ही वो नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे तो क्या बन जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ध्यान रहेगी वाली बात, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किस काम आते हैं, प्रश्न पूछने में। कौन कौन से होते हैं पहले लिख ले जरा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस तो कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में। पहले आता है व्हाट, फिर आता है विच, फिर आता है हु, ठीक है। विच ढंग से लिख दो, वरना बच्चे कहते हैं सर जी क्या लिखा हुआ, व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। क्या, ये बेटा ये हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, व्हाट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब छांटते हैं जब, व्हाट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब होता है कौन सा वाला, छांटते हैं कौन सा वाला, विच वन, कौन सा वाला, कौन सा वाला। हु मतलब होता है कौन या किसे या किनको, और हुम का मतलब किसे, किसको, किनको, ठीक है। मैं हिंदी आपको वैसे ऐसे बता रहा हूँ। तो व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब कौन सा, कौन सा जब आप छांट रहे होते हैं। हु मतलब कौन, किसने, सब्जेक्ट के तौर पर होता है, ये किसके तौर पर, हु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर होता है। ध्यान कर लेना, हु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर होता है। अभी याद कर लोगे तो आप जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर होता है, ध्यान रहेगा। और हु का मतलब क्या होता है, कौन, किसने, किन्होंने, और ऑब्जेक्ट के तौर पर किसे, किसको, किनको, और हुम ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा हमेशा, लोगों के लिए लगेगा, ठीक है। विच वस्तु, ठीक है ना, ओके। हुम आपका जो है हुम मतलब किसको, किन्हें, किसको, किन्हें, किनको, किनको मारा तूने, किसे दिए पैसे, तो आप हुम, ठीक है। तो हुम, तो हम कहेंगे ओ यार हुम जो है हु मतलब कौन, किसे, कि कौन, कौन, किसने, किन्होंने, और हुम का और में मतलब क्या होता है, किनको, किसे, किन, ठीक है ना। और हुम क्या क्या होता है, किसे, किसको, किनको मारा पीटा जो भी आपने, ठीक है। तो हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, क्या हुज क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। और ध्यान कर लेना है ये आपका ये तो एडजेक्टिव नहीं हो सकते, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकते दोनों के दोनों, लेकिन ये तीनों के तीनों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब ये नाउन के साथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जैसी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है तो क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज बता रहा हूँ। पहली बात तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गए, कोई आपसे पूछे तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जी ऐसा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्न पूछने में काम आते हैं। ये 5 है भाई, व्हाट, विच, हु, हुम और हुज, और भाई नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते। और ये जो है आपका मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया है। व्हाट का मतलब क्या हो गया, विच का मतलब भाई व्हाट का मतलब क्या होता है, विच मतलब ये बताता है कि कौन सा वाला, हु मतलब कौन, किसने, किन, कौन किसने, ठीक है ना, कौन किसने,
कौन वहाँ गया, किसने किसको किया, ठीक है ना, किन्होंने तुम्हें मारा। और हुम का मतलब क्या होता है, हुम हुम हुम, किसे, किसको, किनको। और हुज मतलब किसका, किसकी, किसके। और ये नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते। देखो जैसे व्हाट आर यू डूइंग, देखो व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना, व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना हुआ है, देख रहे हो, व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना हुआ है, व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना हुआ है। मैं कहता हूँ व्हाट टाइम, देख रहे हो, व्हाट टाइम इज इट, ओके, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, कितना टाइम हुआ है। यहां पर व्हाट के बाद इज आ रहा है, ये प्रोनाउन है, व्हाट इज द टाइम। और यहां पर व्हाट के बाद क्या आ रहा है बेटा, टाइम, ये नाउन आ गया है, ओके। अच्छा देखो व्हाट आर यू डूइंग, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये यहाँ पर क्या है, व्हाट क्या है, यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या है, और ये यहाँ पर प्रोनाउन है, क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन मैं आपको कहूँ व्हाट मेक इज योर टीवी, वट मेक, बेटा मेक मतलब होता कंपनी, मेक का मतलब होता है बेटा क्या होता है, वो मेक का मतलब होता है कंपनी, मेक का मतलब क्या होता है कंपनी, वट मेक, तो वहाँ यहाँ पर आपका मेक वर्ब भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ध्यान, बस मैं आप ही कंफ्यूज मत हो ना, मेक मतलब कंपनी, तो वट मेक इज योर टीवी, तुम्हारा टीवी कौन सी कंपनी का, तो यहाँ पर नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, क्या होता है, मेक वर्ब भी होता है, ध्यान कर लेना। लेकिन अब हम सीखेंगे कि मेक के इतने सारे मीनिंग, मैं आपको बोलते बोलते याद करवा दूंगा बेटा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वॉट मेक इज योर टीवी। अच्छा यहाँ पर हमने वाली बात देखी, तो विच का मतलब होता है कौन सा वाला, विच का मतलब बस आपको ये पता रखना है, बस बाकी यूज़ कर करके बताएंगे इसको, बस हमने तो इतना सीखना है इसमें, विच का मतलब कौन सा वाला, ठीक है ना। ये आप देखो जैसे विच डू यू वांट, तुम्हें कौन सा वाला चाहिए, विच डू यू वांट, विच इज विच डू यू वांट, विच डू यू वांट, तुम्हें कौन सा वाला चाहिए, मतलब पेन रखे हो, कोई चीज़ रखी हो, आप सिलेक्शन दे रहे हो, विच डू यू वांट, कौन सा वाला चाहिए। और लेकिन ये यहाँ पर प्रोनाउन है, विच के बाद डू लग रहा है, जैसे अगर नाउन लगेगा, विच पेन डू यू वांट, विच पेन डू यू वांट, बेटा देख रहे हो, यहाँ इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, इसके बाद तो वर्ब आ रही है, लेकिन यहाँ पर विच के बाद क्या आ गया, पेन आ गया, तो यहाँ पर विच क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पर विच क्या है, प्रोनाउन है, और विच यहाँ पर क्या है, क्योंकि नाउन के साथ आ रहा तो एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया ये, ठीक है। अच्छा अब ने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी सीख लिया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हमें पता लग गया। अच्छा इसमें अब मैं पजेसिव प्रोनाउंस की मैं बात करूँ, पजेसिव प्रोनाउंस में आपका ये क्या बता, पजेसिव, पजेस का मतलब होता है, देखो पजेसिव वर्ड है पजेस, और ये जब बस मैं आपको थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा, पजेस, पजेस, ओके। तो पजेस मतलब होता है आपके पास जब कोई चीज़ होती है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, मतलब क्या संबंध बोधक, मतलब कौन सी चीज़ किसकी है, ये उसकी है, ये उसका है। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन जब समझ में आएगा तब आपको, मैंने शुरू में लिस्ट बता दिया पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बस आपको ध्यान करना है। जैसे प्रोनाउन की अगर हम कहें, देखो प्रोनाउन की अगर हम लिस्ट बनाएं, तो मेरे प्यारे बच्चे आई का क्या होता है, आई, फिर होता है वी होता है, फिर यू होता है, फिर ही होता है, फिर शी होता है इसमें, फिर आपका इट होता है, शी बड़ा कर दूँ इसमें, शी, और ये आपका उसका दे होता है, ठीक है। तो ओके, ये तो सब्जेक्टिव केस में हो गए बेटा। अब इसके बाद आपका यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, मैं अगर एक लाइन यहाँ ले लूँ, और आपका जो है ये, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव सेंस में आ गया, ये देखो ये, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, ये देखते रहना बेटा, ये सब्जेक्ट के तौर पर, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, और ये आपका पजेसिव, ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये वाला पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव, मैंने अंतर शुरू में बता दिया बेटा, ठीक है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर मी अभी आपने करा था, वी का क्या होता है, अस होता है, यू का तो यू ही रहता है, और ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, शी का क्या हो जाता है बेटा, हर, ठीक है, इट का इट ही रहता है, और दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद तुम्हारा ये पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, ये संबंध बताता है बेटा, क्या बताता है, संबंध बताता है, मेरा, माई, ठीक है ना, आर मतलब हमारा, यूअर तुम्हारा, ठीक है, और लड़के की चीज़ होती है तो हिज, लड़की की चीज़ होती है तो हर, ठीक है ना। और ये इट का इट्स हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, ठीक है, और दे का क्या हो जाता है, देयर्स, क्या, देयर हो जाता है, THEIR, देयर। लेकिन यहाँ पर आपका जो पजेसिव जो प्रोनाउन जब बनेगा तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, देखो बेटा, माई का क्या हो जाता है, माइन,
ठीक है, और आर का क्या हो जाता है, आर्स, ठीक है, हमारा यूअर्स, अभी आपको बता दूंगा इसमें यूअर्स, ठीक है, और आपका हिज का हिज ही चेंज देखो इसमें, और आपका हर का हर्ष हो जाता है, ठीक है, और इट्स का ये बनता नहीं है, इसका नहीं कुछ ही बनता, और ये इसका देयर्स हो जाता है, क्या, उनका। तो मैंने शुरू में बता दिए ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में थोड़ा सा बताऊं इसके अंदर, बस आप टेबल से थोड़ा सा उतार लो, वैसे मैंने एक बार फिर पहले बता दी थी, आप इसे उतारो, ठीक है, कॉपी कर लिया। अच्छा अब देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखो आप जो है ना इसको जरा इसमें अंतर देखना जरा, एक दो सेंटेंस बनाऊंगा इसके अंदर, देखो यहाँ पर छोटा छोटा लिख दूंगा इसके अंदर। देखो आपने कहा, यहाँ पर कहा आपने दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है ना, ये मेरा पेन है, मैं यहाँ इसमें ऐसे अगर दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माई के बाद पेन आ रहा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है, यानी कि ये जब नाउन के साथ आएंगे, नाउन के साथ आएंगे, लेकिन दिस इज़ माइन, ये तो मेरा है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, देखो ये तो मेरा है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, मेरा के बाद पेन आ रहा है हिंदी में भी, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यही शब्द। और ये तो मेरा है, मेरा है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, बस आपने ऐसे याद रखना बस ये, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव ये होते हैं, इनके बाद नाउन आता है, पजेसिव प्रोनाउंस समझ बताने के लिए होते हैं, ठीक है, और इनको कौन सी चीज़ किसकी है, इनके बाद नाउन नहीं होता। माई मतलब मेरा, आर मतलब हमारा, यूर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब वो लड़के का, हर मतलब लड़की का, इट्स किसी वस्तु का, देर मतलब उनका, एक, ठीक है, एक से ज़्यादा उनका, और माइंड मतलब मेरा, आर्स मतलब हमारा, ठीक है, आर का किसमें आर्स हो गया, यूअर का यूअर्स हो गया, हिज का हिज चेंज नहीं होता, हर का हर्ष हो जाता है, एस लग जाता है इसमें, ठीक है, एस लग जाता है, इट्स का बनता नहीं है, देयर का देयर्स हो जाता है, दैट्स ऑल, ओके। इनके बाद नाउन नहीं आता, बस आपने ध्यान करना। अच्छा इसके बाद आ गया हम पजेसिव। अब ये सबसे बड़ी मुसीबत, अब देखो अब ये डिटेल में, ये जो है ना ये खूंखार टॉपिक है ये, लेकिन मैं वैसे नहीं समझाऊंगा आपको, अभी तो सिर्फ ग्रामर वाले पार्ट में आपको बता रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा देखो अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में बात करें इसके अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन कौन, जो देखो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है, ये वो लड़का है जिसने मेरे को मारा था, ये वो लड़का है जिसने मुझे मारा था, ठीक है, ये वो किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी, ओके, ये ऐसे शब्द होते हैं। तो मतलब कौन कौन से होते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव में हु होता है, हुम होता है, और आपका विच होता है इसमें, ओके, विच, और दैट भी होता है, दैट, ठीक है, और हुज भी होता है, ओके, मान लेते हैं इसमें अभी, और एक वॉट होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो हु को आपने कैसे याद रखना है ये, देखो हु का मतलब ऐसा कौन होता है, लेकिन यहाँ हु का मतलब क्या होता है, जिसने, क्या, हु का मतलब ऐसे कौन होता है, कौन, किसने, किन, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हु का मतलब जिसने, मेरे को लिखने में प्रॉब्लम पड़ेगी, मेरे को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है। हु का मतलब क्या क्या होता है, हु का मतलब जिसने, जिन्होंने, देखो प्रश्नवाचक शब्द था तो हु का मतलब क्या था, हु का मतलब था कौन, किसने, किसने, किन्होंने, और जब हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो क्या मीनिंग निकला, जिसने, जिन्होंने, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन, देखो दिस इज द बॉय, मैं आपको दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई बुक, स्टोल माई बुक, STO, स्टोल माई बुक, जिसने मेरी किताब चुराई थी। तो यहाँ पर ये हु है ना, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई बुक, जिसने मेरी किताब चुराई, जिसने मेरी किताब चुराई। तो अब आपको याद रखना है कि ये जो है ना आपका रिलेटिव प्रोनाउन कौन कहते हैं, हु, हुम, विच, दैट, हुज और वॉट। अब देखो हुज का मतलब क्या होता है, अभी क्या था, कौन सा, किस, कौन, ठीक है ना, किसका, किसकी, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या मीनिंग लेगा, जिसका, जिसकी, जिनके। तो मैं एक बार को हिंदी लिख रहा हूँ इसकी, ताकि आप इसे रट्टा मार लेना, बाकी का मैं देख लूँगा। हु मतलब हु, ठीक है, जिसने, जिन्होंने, जो, किसी आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए लगता है ये, जिन्होंने,
जो, ये वो लड़का है जो वहाँ खड़ा हुआ था, जो, ठीक है ना। अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, सब्जेक्ट के तौर पर भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। जब ये सब्जेक्ट के तौर पर होगा जिसने, जिन्होंने या जो, और जो ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा जिसे, ये वो लड़का है जिसे मैंने पीटा था, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें मैंने पीटा था, जिन्हें मैंने किताब दी थी, ठीक है। तो ये इसके हु के ये सारे मतलब हैं, जिसने, जिन्होंने, जो, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पर, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें। अच्छा, अब ये हुम का ये ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, ये हु और हुम व्यक्तियों के लिए लगते हैं। क्या हु और हुम किस लिए लगते हैं? व्यक्तियों के लिए लगते हैं, ठीक है, व्यक्तियों के लिए लगते हैं। तो हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर निकलता, तो क्या में नहीं निकलेगा? जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें। ध्यान रहेगा, हु के सारे मतलब हैं, ये क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे भी लग रहा है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी लग रहा है, तो दोनों मीनिंग याद रखने पड़ेंगे ना। हु सब्जेक्ट के तौर पे भी लग रहा है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी लग रहा है, बस थोड़ा बहुत याद रख लेना कि अभी एक बार को लग रहेगा इससे कैसे करके आएगी, कुछ प्रश्न नहीं करते, ठीक है ना। जब माँ बच्चे को दलिया वगैरह खिला रही होती है ना, तो बच्चा कहता है इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चा प्रश्न नहीं करता कि भाई ऐसा है कि ये जो आंट दे, फिर बाद में पता लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, तो हु मतलब, ठीक है, तो ये सारे मतलब हैं। हु और हुम व्यक्तियों के लिए लगते हैं, हु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरह से लग जाता है, और हुम सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? ऑब्जेक्ट की तरह लगता है। और हुम के ये वाले में नहीं निकलते, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें, सिर्फ ये वाले मतलब निकलेंगे हुम के, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें, ठीक है। और हु के सारे मतलब। विच वस्तु के लिए लिखे, विच किसके लिए? वस्तु के लिए, जानवर के लिए, वस्तु के लिए, जानवर के लिए। विच किसके लिए? वस्तु के लिए और जानवर के लिए। आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं लगता, तो विच किसके लिए इस्तेमाल होता है? वस्तु के लिए और जानवर के लिए। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तौर में लगता है, सेम मीनिंग इसके ये निकलेंगे, लेकिन वस्तु और जानवरों के लिए, ठीक है ना। ये वो कुत्ता है जिसने मुझे काटा था, ये वो कुत्ता है जिसमें मैंने लात मारी थी। ओके, तो आप समझ गए। तो सब्जेक्ट के तौर पर भी हो गया और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हो गया। ये वो कुत्ता है जिसने मुझे काटा, ये वो कुत्ता है जिसने मुझे काटा। किसने काटा? मैं कुत्ते की बात करूं, उसे मेरे को काटा, तो काम करने वाला कुत्ता है वो, विच उस सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है। ये वो कुत्ता है जिसे मैंने लात मारी, जिसे मैंने लात मारी, तो यहाँ पर विच ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो विच हमें याद रखें, विच आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीनिंग, ये रिलेटिव प्रोनाउन जब होता है तो ये जानवर और वस्तु के लिए लगता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से लग जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से लग जाता है, ठीक है ना। और इसका मीनिंग ये होता है जिसने, जिन्होंने, जो, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें, ठीक है, ओके। और ये इसके दोनों, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तौर पे लग जाता है, तो इसके ये वाले मीनिंग निकलेंगे। दैट व्यक्तियों के लिए भी लग जाता है, वस्तु के लिए भी लग जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, दैट वस्तुओं के लिए भी लग जाता है, व्यक्तियों के लिए भी लग जाता है। ध्यान रहेगा, दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी लग जाता है, वस्तु के लिए भी लग जाता है, लेकिन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा होता है, वस्तुओं के लिए कम होता है। सॉरी, व्यक्तियों के लिए कम होता है, वस्तु के लिए ज़्यादा होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में तकरीबन चलता है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। दैट, जब दैट का मतलब वैसे की भी होता है, दैट का मतलब यहाँ पर की वैसे की नहीं है, लेकिन ये जब कंजक्शन होता है ना, ये दैट जब कंजक्शन होता है, क्या मतलब निकलता है बेटा? की मतलब निकलता है। जब दैट कंजक्शन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है की। लेकिन जब ये अभी दैट का प्रयोग यहाँ पर हम कंजक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कर रहे हैं। तो दैट के कौन कौन से मतलब होंगे? ये सारे मतलब हैं दैट के सारे मतलब हैं ये वाले, ये सारे मतलब दैट के हैं। जिसने, जिन्होंने, जो, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें। और ये व्यक्तियों के लिए और जानवरों दोनों, वस्तुओं के लिए, सबके लिए लग जाता है। ये व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, जानवर सबके लिए लग जाता है, लेकिन अधिकतर मतलब लोगों के लिए कम लगता है। ध्यान रखें, लोगों के लिए कम लगता है, लेकिन जानवरों और वस्तुओं के लिए ज़्यादा लगता है, लेकिन सबके लिए इस्तेमाल हो जाता है। आपको ध्यान। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा तो ये मीनिंग निकलेगा जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो ये तीनों मतलब निकलते हैं, जिसने, जिन्होंने, जो। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट, अब दैट का समझ में आ गया। दैट जब कंजक्शन होता तो क्या मतलब निकलता? की। दैट जब कंजक्शन होता तो क्या मतलब निकलता? की। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये निकलेगा जिससे, जिसने, जिन्होंने, जो, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें। ओके। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तौर पर लग जाता है। रट्टा मारना आपको वाली बात का आपने, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तौर पर लग जाता है, और ये जो है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। दैट्स ऑल। अच्छा, हुज का मतलब वैसे जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था तो मतलब कौन सा, नहीं किसका, सॉरी किसका, किसकी, किसके, क्या किसका, किसकी, किसका, किसकी, किनके, ठीक है, तो हुज। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है? जिसका, जिसकी, जिसके, क्या
हुज का मतलब क्या है? जिसका, जिसकी, जिनके। हुज का मतलब याद रहेगा, मैं क्या लिखूँ आप, याद रहेगा। हुज का मतलब क्या होता है? जिसका, जिसकी, जिसके। यार हिंदी में तो मेरी पॉपो होती है, मतलब हिंदी में ना मेरे को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हुज, हुज मतलब क्या होता है? जिसका, जिसका, जिसके, जिसकी, जिनके। दैट्स संबंध बताने के लिए होता है। और व्हाट का होता है किसी बात के लिए जो। मुझे याद है जो तुमने कहा था, मुझे याद है जो तुमने कहा था, जो तुमने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ व्हाट किसी बात के लिए लगता है, क्या? व्हाट के लिए, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट का, जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था तो क्या मतलब था? क्या मतलब था? जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था तो क्या मतलब था व्हाट का? क्या। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन था तो क्या मतलब है? जो। क्या? जो मैं तुमसे कह रहा हूं, जो मैंने कहा है, जो तुमने कहा वो गलत कहा, ऐसी बात के लिए व्हाट लगते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह ये हमारे पास हो गए। तो आप जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लो इसके अंदर, मैं भी रेस्ट कर लूं, और उसके बाद मैं इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट बनाऊंगा। ये अब जी ज़्यादा नहीं रह गया है, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, और उसके बाद खा जाऊंगा बच्चों तुम्हें दुनिया की अब कोई ताकत इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकती, ये मेरी जिम्मेदारी रही। और उन टीचर्स के चक्कर में मत लगना, उन टीचर्स के चक्कर में मत लगना कि जो है तुम्हारा हर एक थंबनेल पे कहते हैं इसे देखने के बाद आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपको ये देखो इंग्लिश। तो आप प्रेरित मत होना। आपने और आपके लिए, अब मैं आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक जो है ना पूरी इंडिया में, देखो रेमंड मर्फी का मैं आपको पहले बताऊँ, ये जो है रेमंड मर्फी की बुक, देखो ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इस वाली ग्रामर से तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, देखो ये वाली बुक से, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है ये पढ़ने वाली। लेकिन बच्चे कहते हैं सर इनको डिटेल में भी बता दो। मैंने कल बनाया था ये वीडियो, तो बच्चा कह रहा है सर ये वाले डिटेल में सर बता दो, क्योंकि सिलेबस में आते हैं ये, कोई पेपर में लगते हैं, कोई किताबों में लगते हैं। तो मैं अब ये ना इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर जो हैं, इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर, उनकी किताब मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रामर की, जिसमें जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए काम आने वाला है। और इसे कोई भी, उन्हें बुक को कोई भी पढ़ सकता है। वो इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर है, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर की बात कर रहा हूँ। उनकी किताबें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, ओके। उनकी किताबें नाम बताऊंगा जरा मैं, किताब जब शुरू करूंगा आपको। और आप अपने जो है जिन्हें ग्रामर डिटेल में वाली पढ़नी है, जो स्कूलों में जा रहे हैं, उनके लिए मैं वो 3-4 बुक जो वो पूरी ख़त्म करवाऊंगा उनके लिए, ओके। तो जरा अब ये सेकंड पार्ट हमारे पास ज़्यादा देर नहीं रहे, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, जो आगे का पार्ट जो है ना इसमें, जो अब मैं करने जाऊँगा रेस्ट करने के बाद, और एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, और तुम्हारा ये जो है आपका कौन से बाकी को देर करेंगे प्रीपोजिशन कंजक्शन, ही तो लड्डू है बिल्कुल। 5-5 मिनट में समझा दूंगा प्रीपोजिशन कंजक्शंस क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ओके रेस्ट करो थोड़ा सा, और मैं इसके बाद तो आपको ये ओके। तो बच्चों अगला टॉपिक हम करते हैं एडजेक्टिव्स, ओके। एडजेक्टिव्स, तो हम जो है पहले तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, विशेषण, ओके। हिंदी में अगर आपसे पूछता है कोई, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, ओके। तो हमारे पास अगर आपने जो ये प्रोनाउन पढ़ लिए थे, तो एडजेक्टिव्स पढ़ना बहुत आसान है। इसके अंदर ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है ये, मतलब सारा जो टॉपिक जो है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम का, मतलब ये आधा घंटा पौना घंटा का और वीडियो बचा है। तो हम पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है पूरा झंझट ख़त्म करने के लिए, लाइफ टाइम की झंझट ख़त्म करने के लिए बच्चों हमें थोड़ा सा ओके आगे बढ़ते हैं हम। देख अब आगे एडजेक्टिव्स ऑफ, कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, पजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, डिटर्मिनर्स, ओके। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की। हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो विशेषण, मतलब कि जो किसी की विशेषता बताते हैं, क्या? जैसे काला, पतला, मोटा, छोटा, इंटेलिजेंट, बेवकूफ़, कोई रंग हो गया, सुंदर। जैसे मैंने कहा शी इज़, देखो शी इज़ प्रीटी, वो सुंदर है या ब्यूटीफुल। तो ये जो शब्द है ना, ये वाला प्रीटी, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है? किसी का कलर बताता है, साइज़ बताता है, अच्छाई बताता है, बुराई बताता है, मतलब जैसा वो है वैसा बताता है। तो अब मैंने कहा काला, मोटा, पतला, ठीक है। कलर भी जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में ही आते हैं, कलर वाले भी। तो हमने कहा मोटा, काला, पतला, छोटा, मोटा, जो भी है आपका, सुंदर, बुरा, जो भी है, ठीक है, जो अच्छा बुरा जो भी आपका, जो मतलब ये बता, उससे पता लगता है कि कोई व्यक्ति कैसा है। तो ये आपका क्या है? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, क्वालिटी बताता है उसकी, ओके। अच्छा, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एक चीज़ पढ़ते हैं जरा। तो आपने देखो, हमने कहा कि हमने वाली बात करी कि शी इज़
शी इज़ स्मार्ट, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, ठीक है ना, शी इज़ स्मार्ट। अब मैं कहूँ मोहन इज स्मार्टर देन हर, देन मोहन उससे ज़्यादा स्मार्ट है, देन हर, स्मार्टर, मैंने ई आर लगा दिया इसमें, देख रहे हो, इसमें ई आर मैंने जोड़ दिया, स्मार्ट में स्मार्टर, मतलब मोहन इज स्मार्टर देन हर, मोहन उससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसमें जो स्मार्ट होने की जो गुण है ना, वो मैं कहूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ बात मैं करूँ यहाँ पर रीटा ले लूँ, क्या ले लूँ, रीटा ले लूँ। रीटा इज स्मार्ट, रीटा स्मार्ट है, मोहन इज स्मार्टर देन हर, मोहन उससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो रीटा के अंदर सिर्फ स्मार्ट होने का गुण है, मोहन के अंदर उससे ज़्यादा गुण है। अब मैं कहूँ सोहन का नाम ले लूँ, मैंने कहा सोहन इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो मैंने क्या काम करा, अब थोड़ा सा इसमें देख लें, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो बच्चों, सोहन इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, इसमें मैंने स्मार्ट में क्या जोड़ दिया, इसमें EST जोड़ दिया, मैंने क्या जोड़ दिया, स्मार्टेस्ट, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है वो सोहन। तो यहाँ पर उसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण है। तो हमारे पास जो गुण बताना होता है वो 3 तरह का, पता है, ये आपका देखो स्मार्ट, एक स्मार्ट, और ये स्मार्टर, देख रहे हो आप, स्मार्टर और ये स्मार्टेस्ट, 3 हो गए इसमें, ठीक है ना। ओके, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ओके, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो ये इसको आप एक इसमें ना, इनको जो इसमें गुण है, सिर्फ इसमें गुण होना बता रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे, स्मार्टर में तुलना कर रहे हैं, स्मार्टेस्ट में सबसे ज़्यादा गुण बता रहे हैं। स्मार्टर में मतलब जो स्मार्टर में इससे ज़्यादा गुण है, और स्मार्टेस्ट सबसे ज़्यादा गुण होता है उसके अंदर, ठीक है ना। मतलब ये, मतलब आप जो ना, स्मार्ट सिर्फ स्मार्ट होना बता रहा है, स्मार्टर उससे इसकी कंपैरिजन में मतलब किसी तुलना बता रहा है, स्मार्टेस्ट में क्या बता रहा है कि सबसे ज़्यादा गुण है उसके अंदर। ओके, तो आप जो है इसके अंदर आपने गौर करना है इसके अंदर ये कि ये जो ना सिर्फ जिस पर गुण बताता है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। इसमें स्मार्ट होने की डिग्री इसमें सिर्फ, इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि स्मार्ट होना, स्मार्टर होने की डिग्री इसमें ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है मात्रा। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ओके। और जो सबसे ज़्यादा वाली होती है इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या, सुपरलेटिव डिग्री। बस थोड़ा सा याद रखना, इसके अंदर एडजेक्टिव के अंदर गुण जो बताते हैं तो 3 तरीके से बताते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, 3 के अंदर बताते हैं। तो स्मार्ट, ठीक है। तो हमने आप क्या अभी ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे, अब ये देखो, अब इनको बनाना कैसे करके होता है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। अभी तो देखेंगे कि जब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं उसमें आपका 3 तरीके से डिग्री बताता है वो। पहले जिसमें सिर्फ गुण बता रहा होता है उसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे आपने कह दिया, मैं बात करूँ जैसे कि अगर मैंने कहा किसी को आपने सुंदर कहा, जैसे एक वर्ड लेते हैं, छोटा सा एक वर्ड लेते हैं, रेड लेते हैं, क्या, रेड, और लाल रंग बहुना बता रहा, इसमें अगर मैं जोड़ूँ रेडर, उससे ज़्यादा लाल, और रेडेस्ट, REDDEST, इसमें मैंने EST जोड़ दिया बेटा, क्या जोड़ दिया, EST जोड़ दिया। तो देख रहे हो उसमें ये रेडेस्ट जो है सबसे ज़्यादा। एक और वर्ड ले लूँ, देखो, फैट, मोटा, फैटर उससे ज़्यादा मोटा, फैटेस्ट सबसे ज़्यादा मोटा। देखो, फैटर मोटा, फैट मोटा, फैटर इससे ज़्यादा मोटा, थोड़ा कंपैरिजन हो गई, फैटेस्ट सबसे ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो इसमें गुण होना बताता है। और देखो, ये हमें बनाने का तरीका क्या है, छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं बेटा, जो एडजेक्टिव है उसमें ER जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ER जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, पॉजिटिव डिग्री डिक्शनरी में लिखी होती है, पॉजिटिव डिग्री आपको बस पता होना चाहिए वर्ड ये रहा, ठीक है। तो वो डिक्शनरी में लिखी होती है। आपको कंपैरेटिव कैसे बनाना है, जो छोटे छोटे, ठीक है ना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाओगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको, कंपैरेटिव बनाने के लिए उस जो छोटा छोटा एडजेक्टिव हो, छोटे छोटे हो, तो आपने ER जोड़ देना उसमें, और ठीक है, कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए आपने EST जोड़ देना, बस दैट्स ऑल। ये काम करना है, बाकी के बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो हमने पता लग गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी गुण बताता है, और ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ गुण बताता है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 में तुलना होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें सबसे ज़्यादा गुण की मात्रा होती है।
ओके। और अब ये फिर आगे मैंने बताया कि जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं और जो छोटे छोटे एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, जैसे फैट हो गया, रेड हो गया, स्मार्ट हो गया, इनका हम कैसे करके बनाते हैं बेटा, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, ER कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देते हैं। बस इतना समझ में आ गया। और जो छोटे अगर छोटे वर्ड बड़े हैं, अगर जैसे कि अब मैंने कहा तो जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल बड़ा वर्ड है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये बड़ा वर्ड है, ठीक है ना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ये मतलब सिलेबल में तोड़ देते हैं, मैं सिलेबल के चक्कर में अभी ना पढ़ रहा इसके, मैं बस ब्यूटीफुल बड़ा वर्ड है। इसका कंपैरेटिव कैसे बनाओगे, कंपेयर, ये तो एडजेक्टिव मीनिंग तो पता है ब्यूटीफुल का, सबको पता है मतलब, तो हमने कहा ज़्यादा ब्यूटीफुल तो आप मोर ब्यूटीफुल लगा दोगे, क्या, मोर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल को बता रहा था, डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है, ध्यान कर लो, मोर ब्यूटीफुल। और अगर आपने इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गुण दिखाना तो क्या लगोगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। आपने क्या काम करना है कि जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उससे उस जो है ना एडजेक्टिव से पहले मोर लगा दो, क्या लगा दो, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और जो सुपरलेटिव बनाने के लिए वो उससे पहले मोस्ट लगा दो, क्या लगा दो, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ गया। तो कंपैरेटिव बड़े वर्ड का कैसे बनाओगे, बड़े एडजेक्टिव का कैसे बनाओगे, कंपैरेटिव कैसे बनाओगे, मोर लगा देंगे उसके आगे लिख करके, जैसे मोर कंपेयर, ठीक है ना, मोर ब्यूटीफुल। और कोई एक जब मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, मोस्ट लगा करके, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदर, मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, इस ढंग से आप बनाते हैं। बस बाकी का होता रहेगा इसमें। पजेसिव एडजेक्टिव्स मैंने बता दिया आपको, जब पजेसिव प्रोनाउन करे थे तो हमने पता है पजेसिव एडजेक्टिव्स हमने कर लिए थे। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने कहा था माई, ठीक है ना, आई से बना था माई, वी से बना था आर हमारा, और यू से बना था यूअर, हमने कर लिया था वो पहले आप, ठीक है, यू से बना यूअर। और आपका नेक्स्ट कौन सा था इसमें, ही का क्या था, ठीक है, हिज था। लड़की के लिए मतलब लड़के की कोई चीज़ है तो हिज लगेंगे, और लड़की की कोई चीज़ है तो या विमेन की तो हर। और इट का क्या बना था, इट्स बना था हमारा। और दे का क्या बना था, देयर, क्या बना था वो हमने देख लिया है बेटा, ठीक है ना, देयर। ओके, जो हमने पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव हमने पहले करवा दिए। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, क्या ये पजेसिव एडजेक्टिव्स। और ध्यान कर लेना, ये जो डिटर्मिनर्स एंड में लिखा हुआ है ना, डिटर्मिनर्स, इसके अंदर ये जो डिटर्मिनर्स के अंदर ये जो हैं, ये सारे जो डिटर्मिनर वाला जो वर्ड है, चलो मैं बाद में बताता हूँ। अब सेकंड नंबर पे जरा आते हैं, जरा इसके अंदर देखो। हाँ, बता ही दूँ मैं, ये डिटर्मिनर्स जो है ना बेटा, ये डिटर्मिनर्स में भी आते हैं। ये अगर आपसे पूछे डिटर्मिनर्स बताओ कौन कौन से होते हैं, डिटर्मिनर्स, पजेसिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं। डिटर्मिनर्स में पजेसिव एडजेक्टिव भी आते हैं, डिटर्मिनर्स में पजेसिव एडजेक्टिव भी आते हैं, डिटर्मिनर्स में ए एंड दा भी आते हैं, ये एडजेक्टिव ही होते हैं। डिटर्मिनर्स क्या है बेटा, एडजेक्टिव ही है। आपसे कोई पूछे डिटर्मिनर्स क्या है भाई, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव ही है, क्या है बेटा, ठीक है ना। डिटर्मिनर्स क्या है, वो एडजेक्टिव से ए, एन और दा, क्योंकि अकेले तो आते नहीं, हमेशा नाउन के साथ आते हैं, हमेशा नाउन के साथ। आ बॉय, ठीक है, एन एग, एक अंडा, ठीक है। तो आ बॉय, तो कहाँ है, आ कहाँ है, बॉय से पहले, एन कहाँ है, एग से पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और दा, मैंने पहले दा वगैरह के प्रयोग बता दिए आपको, ठीक है ना। और आपको पता है ए और एन एक के मतलब के लगते हैं, और दा लगता है जब आपको पता होता है कि सामने वाले को पता है कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। मतलब कि जैसे फ्रिज में रख दो, पुट इट इन द फ्रिज, ठीक है। लुक एट द बॉय, लड़के को देखो, तो यानी कि हम उस लड़के के बारे में पता है कि आप किस लड़के की बात, आप जिससे बात कर रहे हैं उसे पता है कि किस लड़के की बात हो रही है, दा, ठीक है ना। तो द बॉय, यू कैन से द कार, ये आपको पता कौन सी वाली कार, तो दा जब होता तो विशेष चीज़ होती है वो, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनर में ही आ रहे हैं बेटा ये, ठीक है ना। ए एंड दा क्या है, डिटर्मिनर्स ही है, ये एक टाइप के एडजेक्टिव ही है, एक टाइप के एडजेक्टिव्स ही है, बस इतना याद रखना आपने। अच्छा, ये अब आगे आपके पास डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमने पता है, दिस, दैट, दीज, दोज और सच आता है इसमें, ठीक है ना। क्या थे पजेसिव एडजेक्टिव्स में, ये मिटा दूं मैं आपका, ये आपका। तो डिटर्मिनर्स में हमारे ए एंड दा भी आ गए इसके अंदर, और हमारे पास क्या क्या आ गया इसमें, दिस, हमने कहा दिस वो पढ़ लिया था हमने, पजेसिव प्रोनाउन में पढ़ लिया था, दिस, दैट, दीज और दोज। और बेटा सच, क्या, सच, दिस पास वाली चीज़ के लिए दिस,
ठीक है, दैट दूर वाली, दिस पास वाली चीज अकेली चीज, दैट दूर वाली चीज वह अकेली चीज, दीज पास वाली चीजें एक से ज्यादा, दीज ये चीजें, दोज एक से ज्यादा चीजें दूर जो रखी हैं, सच ऐसा ऐसी ऐसे। तो ये मैंने बताया था, ये आपका क्या थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी थे। आपको पता है जब नाउन के साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे नाउन के साथ आते तो क्या बन जाते, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जैसे दिस बैग इज हैवी, ठीक है, दिस के बाद क्या आ रहा, बैग आ रहा है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये बैग भारी है, दिस बैग इज हैवी, ठीक है। तो हमें पता है दिस और ये दो पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। और अगर ये नाउन के बगैर, नाउन के साथ नहीं आता तो ये क्या बन जाता, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है ना। अगर ये नाउन के साथ नहीं आता तो क्या बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। वो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो मैंने बता रखा दिस दैट दीज दोज, और ये सच जो है ये आपके क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। जब ये इनके बाद अगर नाउन आएगा तो इनके बाद अगर नाउन आएगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये सब चीजें ना, मैं 2 साल का 3 साल का कोर्स आपको 2-3 साल का कोर्स आपको 3 घंटे के अंदर दे रहा हूं उसके अंदर, और आपको थोड़ी चीज ये बार बार रिपीट मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिस बैग इज, ये नहीं होता बच्चे जो है 4 महीने सीख साख ली, सर मेरे को इंग्लिश नहीं आई और ये नहीं आई। बेटा मेहनत लगती है, ठीक है। राजा राममोहन राय का नाम सुना है ना, नहीं सुना तो सारा सुन लेना, राजा राममोहन राय, ठीक है ना। उनकी इंग्लिश के बारे में लोग आज भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी तो औकात नहीं है, तो वो कितने मेहनती होंगे और कितना इन्होंने पढ़ाई करी हुई, तो सोच कर देख लो। राजा राममोहन राय का नाम सब ने सुन रखा, बाबा अम्बेडकर, ठीक है, उनकी इंग्लिश कैसी थी कि और उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। तो लोगों को ये मेहनत करनी पड़ती है भी, यू हैव टू वर्क हार्ड। कोई ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं कि इंजेक्शन लग रहे हैं कि वहाँ जाके ग्रामर के इंजेक्शन ले लो, वहाँ जाके मॉडल टेंसेस के इंजेक्शन ले लो। अच्छा कहते हैं देखो दिस, अच्छा यहाँ पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करें, दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। यहाँ पर दिस जो है ना, ये आपका क्या है बेटा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्योंकि दिस के बाद इज आ रहा, नाउन नहीं आ रहा। यहाँ पर दिस के बाद बैग आ रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमने पता लग गया दिस दैट दीज दोज सच, ये जो वर्ड हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। जब ये नाउन के साथ आएंगे, द नाउन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, दिस मतलब ये है, अब ये भी बताया था मैंने, ठीक है। जब ये नाउन के साथ आएंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, जब नाउन के बगैर आएंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, दैट्स ऑल। अच्छा उसके बाद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में बेटा ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं, प्रश्न पूछने के काम आते हैं। ये सिर्फ हमारे पास कौन कौन से हैं, वॉट, ठीक है, विच और ये हुज, ठीक है, वॉट विच एंड वॉट, ठीक है, वॉट विच एंड हुज, अरे आजा भाई आजा, वॉट विच एंड हुज, ये तीनों के तीनों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और आपको पता ना हु और हुम भी, अगर इसमें एडजेक्टिव्स हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, वो कौन कौन से थे, वॉट विच हुज एंड हु और हुम भी शामिल थे उसमें, पता है ना। ये चीज़ तो शामिल थी, ये तो शामिल थे ही थे, लेकिन उसमें ये भी थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर, ये वॉट विच हुज और हु हुम ये भी इंक्लूड, मतलब ये भी थे। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं उसमें सिर्फ 3 आते हैं वाले। और ये मैंने कहा जैसी नाउन के साथ अगर आपको वो वाला, ठीक है, अगर आपको अभी मैंने बताया है कि जब ये प्रश्न पूछने काम आते हैं, ठीक है, और ये बिना नाउन के आएंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे तीनों के तीनों। लेकिन अगर नाउन के साथ आएंगे तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, क्या होंगे। और ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये तीनों के तीनों प्रश्न पूछे के काम जब आएंगे और जब ये नाउन से पहले आएंगे, मतलब आप नाउन के साथ आएंगे, नाउन से पहले आएंगे तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और अगर नाउन के बगैर आएंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। देखो जैसे वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या, और विच का मतलब कौन सा वाला, और हुज मतलब किसका, किसके किसके। अच्छा देखो जैसे देखो जरा इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर बात करें मेरे लाल, वॉट। देखो वॉट आर यू डूइंग, देखो ये तो हमें बिल्कुल सबसे कॉमन सेंटेंस है जो हमें बचपन से रटा पड़ा है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर व्हाट के बाद नाउन नहीं आ रहा, वर्ब आ रहा, आर आ रहा, व्हाट के बाद, ठीक है ना। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्या ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन व्हाट अगर टाइम के साथ किसी के साथ है, व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम विल यू कम, तुम कितने टाइम पर आओगे, कितने टाइम पर आओगे। तो व्हाट के बाद क्या लग गया, टाइम, व्हाट के बाद क्या लग गया, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया हमारे पास, आ गया विच, आ गया विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी, ठीक, कौन सा वाला, दो या दो से ज़्यादा में जब चुनाव करने को कहते हैं वो विच, कौन सा वाला। तो कहता है विच इज़ यूअर्स,
अगर पेन वैन की बात चल रही है, विच इज योर्स, तुम्हारा, विच, WHICH, विच इज योर्स, तुम्हारा वाला कौन सा है, विच इज योर्स, विच इज योर्स, तुम्हारा वाला कौन सा है, विच इज योर्स। ओके। लेकिन अगर मैं इसके साथ नाउन लगा दूं, यहां पर ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहां पर विच इज योर्स, तुम्हारा वाला कौन सा, चुनाव बताता है, ठीक है। अच्छा, विच ओके, विच फैन इज योर्स, विच के बाद क्या आ गया, पेन आ गया। ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा। विच इज योर्स, तुम्हारा वाला कौन सा है, ठीक है ना। विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है, कौन सा पेन तुम्हारा है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर विच, ठीक है। ऐसे हुज का मतलब मैंने बता दिया, हुज मतलब कौन सा, किसका, किसकी, किसके, किनकी, क्या, किसका, किसकी, किनके, किनकी। तो कहता है देखो, नाउन के साथ आया तो ये, नाउन के साथ आया तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, नाउन के बगैर आया तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे whose is this, किसका है ये, whose is this, किसका है ये, पेन क्या पूछ रहे हैं, हवा में हाथ उठा करके, ओए किसका है, whose is this। अगर मैं इसको ऐसे करके करूं, whose pen is this, whose pen is this, whose pen, पेन, whose के बाद क्या है, पेन। यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्या ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। whose pen is this, किसका पेन है ये, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्या ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव था। हमें पता लगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न पूछे में काम आते हैं, 3 होते हैं, व्हाट, विच, हुज, व्हाट, विच, हुज, ठीक है। और इनके बाद नाउन आता है। अगर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है जब इन बगैर नाउन के आएंगे, जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तो बन जाएंगे जब ये इनके बाद नाउन नहीं आता जब, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, आगे कहता है, हाँ, इंटेरोगेटिव। अच्छा, उसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो संख्या बताते हैं। मैंने कहा जो आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो पढ़ा था, जो संख्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं, लेकिन निश्चित संख्या नहीं बताते। यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देखो, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो संख्या बताते हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 ये भी एडजेक्टिव है, 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 5 ये सारे एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे मैंने कहा थर्ड लाइन, तीसरी लाइन, तो थर्ड लाइन, थर्ड के बाद लाइन आ गया, थर्ड के बाद लाइन आ गया, ठीक है। ओके, बस आपने ध्यान करना है, सारे के सारे एडजेक्टिव्स के बाद नाउन आता है। ये ऐसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ये अकेला भी आ जाता है और नाउन के साथ भी आ जाता है। जब मैंने कहा शी इज स्मार्ट, अकेला आ रहा है, नाउन नहीं, इसके बाद शी इज अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है। तो ये वाला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, अकेला, यही इकलौता है जो अकेला भी आ जाता है और ये नाउन के साथ भी आ जाता है। इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होना। अभी थोड़ा लंबा वर्ड है, मैं सिर्फ इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होना, ये वाला नाउन के जब इस्तेमाल होता है, जब नाउन के साथ इस्तेमाल होता है तो क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होना। क्या, एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हो रहा है ये। और अभी इतना याद रखना, एट्रीब्यूटिवली, चलो बता रहा हूँ, एट्रीब्यूटिवली। तो जब नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा तो क्या कहेंगे, ये एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल हो रहा बेटा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एट्रीब्यूटिवली। और जब ये अकेला इस्तेमाल हो तो क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिवली, ठीक है। जब ये नाउन के बगैर आए तो क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इकलौता एडजेक्टिव है जो कि आपका बगैर नाउन के भी आ जाता है और नाउन के साथ भी आ जाता है। तो नाउन के साथ आएगा, जैसे स्मार्ट के बाद घर लग गया, तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिवली। बेटा अभी जब आप एडवांस लेवल वाली डिक्शनरी पढ़ोगे ना, जब आपको बहुत छोटे से में लिख रहा तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, ठीक है, इतनी की मोटी डिक्शनरी, तो उनमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है प्रेडिकेटिवली वाली जैसे ही। तो प्रेडिकेटिवली मतलब कि आपको प्रेडिकेटिव वर्ब कैसे क्या, एडजेक्टिव कैसे प्रेडिकेटिवली, मतलब क्या यार, जब कोई एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है ना, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद नाउन आता है, तो हम कहते हैं कि वो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हुआ है,
ठीक है ना। जब आपका किसी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो आपका गुण बताता है उसके बाद अगर नाउन आता है तो हम कहेंगे कि वो कैसे इस्तेमाल हुआ है, कि अभी एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हुआ है। और अगर वो जो है बिना नाउन के आ रहा है, उसके बाद नाउन नहीं आ रहा, जैसे ये अकेला आ रहा है, तो आप कहोगे ये प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ। बस इतना याद रख लो, भाड़ में जान दो। पूरी ग्रामर का निचोड़ दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। पूरे सालों का आपको पूरा साल जो पढ़ने का वो उसकी झंझट खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अच्छा, हमने डिग्री के बारे में भी पढ़ लिया, ओके। अच्छा, ये हमारे इंटरोगेटिव, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्या बताते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 ये भी एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी एडजेक्टिव है। और आपने कहा सम, मैंने बताया जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, मतलब वो शब्द जो संख्या बताते हैं, ओके। जैसे सम, एनी, ऑल, ठीक है, फ्यू, ठीक है बेटा। ये जो है ना आपका ये फ्यू ढंग से नहीं लगा, देखो फ्यू, ये संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं? सम, एनी, ऑल, फ्यू, ये आपका। और कौन कौन से मैंने 1 2 3 में लिखी नहीं रहा, 1, ठीक है ना, आपको पता 1 2 3 भी लिखा, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो सम, मैंने कहा अगर संख्या बताता है, मैंने कहा सम, मेरे को आई नीड सम पेन्स, मेरे को कुछ पेन चाहिए, सम पेन्स, आई नीड सम पेन्स, ठीक है। ये संख्या बतला रहा है, आई नीड सम पेन्स। लेकिन एक ही शब्द एडजेक्टिव्स ऑफ, और ध्यान करने वाली बात है, एडजेक्टिव्स ऑफ, ये मैंने कहा जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद नंबर ये आएगा, नाउन आएगा। और अगर ये सम अकेला आता जैसे कितना तुम्हारा जो है, जैसे सम ऑफ these pens are very good, are not good, इनमें से कुछ पेन अच्छे नहीं है। तो यानी ये सम के बाद ऑफ आ रहा है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पर सम क्या बन गया? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया। लेकिन यहाँ पर सम के बाद क्या आ रहा है? पेन आ रहा है, तो एडजेक्टिव बन गया। मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इंडेफिनिट, जब आपने इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ा था तो जो उसके अंदर संख्या और मात्रा, ठीक है, बताने वाले जो शब्द हैं, अगर उनके बाद नाउन आ गया, है तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। और अगर जो संख्या बता रहा होगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, और जब मात्रा बता रहा हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा? जैसे आपने कहा आई नीड सम पेन्स, पेन को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो ये सम क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ चावल की, कहूँ आई नीड सम, मैं पानी ले रहा हूँ, दैट्स ऑल, पानी, आई नीड सम वाटर, मेरे को तो पानी को तो इसको गिन थोड़े नहीं सकते। तो सम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे ही ठीक है ना, ऑल द बॉयज, सारे लड़के, तो यहाँ पर ऑल के बाद क्या आ रहा है? बॉयज आ रहा है, ठीक है। ये लड़कों को गिन सकते हैं, तो ये क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैं कहूँ ऑल द मिल्क, सारा दूध फैल गया, ऑल द मिल्क, तो देखो ऑल के बाद क्या आ रहा है? मिल्क आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। तो ये ऑल जो है आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एक ही शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो सकता है और एक ही शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। बस हमने एडजेक्टिव के बारे में इतना पढ़ लिया, बाकी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनर्स हमने बता दिया। डिटरमिनर्स कौन से होते हैं? डिटरमिनर्स ए एंड द, ठीक है ना, ये डिटरमिनर्स ही कहलाते हैं। कोई एक टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ही होते हैं, क्योंकि इनके बाद नाउन जरूर आता है, ए एंड द, ये आपका ये आर्टिकल्स कहलाते हैं बेटा। डिटरमिनर्स, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं मेरे प्यारे। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं बेटा एंदा को, ठीक है ना, ओके। एंदा को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। तो ये भी प्रीपोजिशन है, वो सॉरी, ये भी एक तरह के एडजेक्टिव्स ही हैं। क्या ये? आर्टिकल्स एडजेक्टिव ही हैं। ध्यान रहेगा, एंदा बेटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए एन और ये दा क्या है बेटा? ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल्स हैं। क्या ये? आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स एक टाइप के एडजेक्टिव भी होते हैं, मैं बता चुका हूँ। ये इन्हें डिटरमिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। और आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ये कौन से बेटा? ए और एन है ये, ठीक है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन से थे? ए और एन। और जो डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट, DEFINITE, डेफिनिट आर्टिकल कौन सा बेटा? ये दा है। क्या है?
ओके ना। तो दो हम आर्टिकल्स क्या यार, आर्टिकल्स ए एंड द जो है ना वो एक टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं यार, और इन्हें डिटर्मिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। क्यों होते हैं? कि भाई इनके बाद नाउन पक्का आता है, इनके बाद नाउन पक्का आता है। और ये आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आ रहे हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास द आता है। दैट्स ऑल। इतना बात हमने समझा दी। क्या भी आप ज़्यादा ग्रामर में हमारा दिमाग मत खाओ, ठीक है ना, सामने वाले से कह दिया। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहा है ये हमने ये तो डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट, अब ये सारा एडजेक्टिव से हमारा झंझट खत्म हो गया, सारा एडजेक्टिव से झंझट खत्म हो गई। अब ये थोड़े थोड़े टॉपिक बचे हैं, इसमें देर का प्रयोग और बता दूं यहाँ पर ना, देर का। अच्छा, देर का मतलब तुम्हारे लिए, देर का मतलब वैसे वहाँ होता है, देर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन इसको डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जब कोई खाली, आपको जब बताना होता है, जब आपको बताना होता है कि कहीं पर कोई चीज़ है, कहीं पर कोई चीज़ थी, कहीं पर कोई चीज़ होगी, तो देर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर उसका मतलब देर, वहाँ मतलब वो नहीं निकलता कोई मतलब, बस देर का प्रयोग ये बताता है कि वहाँ पर कोई चीज़, कहीं पर कोई चीज़ है, थी या होगी। मैं कहूँ देर तो मैं आपको देर का प्रयोग बता रहा था बच्चों। देर का मतलब होता है वैसे वहाँ, लेकिन देर का प्रयोग ये भी बताने के लिए होता है, ये सब्जेक्ट के तौर पर डमी सब्जेक्ट बोलते हैं इसे, ये बताने के लिए होता है कि कहीं पर कोई चीज़ है या थी या होगी। जैसे देर आर 4 बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में 4 लड़के हैं, तो देर 4 बॉयज़ है तो आर लग गया, ठीक है ना। तो देर का मतलब वहाँ मतलब नहीं है, मतलब क्लास में 4 लड़के हैं। अच्छा, देर इज़ अ मैन ऑन द रूफ, एक आदमी है छत पर, एक आदमी है छत पर। आ मैन था तो इसलिए इज लग गया। अच्छा, देर विल बी 20 बरातीज इन द बारात, ठीक है, मैंने चीज़ बना दिया। देर विल बी 20 बराती, 20 बराती होंगे इन द बारात, बारात के अंदर। तो हमारे पास ये देर का प्रयोग भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और देर दो हो सकते हैं, जैसे ओके, अब मैंने बोल दिया तो बता ही दीजिए जरा देर का मतलब। जैसे देर आर 2 बॉयज़ देयर, देखना 2 बॉयज़ देयर, देखो 2 बॉयज़ देयर। अब यहाँ पर देखो मेरे पास, सुनो, ये देर आर 2 बॉयज़ देयर, यहाँ पहले वाला जो देर है ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। देर आर 2 बॉयज़, 2 लड़के हैं देर वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, बस ये बताने के लिए हो रहा है यूज़ कि कहीं पर कोई चीज़ है। देर आर 2 बॉयज़ देर, वहाँ पर 2 लड़के हैं। तो ये देर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो हमारे पास अब एक छोटे सा टॉपिक रह गया ये वाला, प्रीपोजिशन कंजक्शन थोड़ी देर के रह गए, और एडवर्ब्स। उसके बाद हमारी टेंशन खत्म है, उसके बाद हमारी टेंशन खत्म है। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसके अंदर जरा देखते हैं, जरा इसमें ये मैं आपको ये वाली बात बताना भूल गया, एक बार बताना मैं भूल गया हूँ, कोई वाली बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ। डिटर्मिनर्स जो हैं वो एक टाइप के एडजेक्टिव से होते हैं। तो डिटर्मिनर्स में कौन कौन से आते हैं बेटा? ये ए एंड द आर्टिकल जो हैं वो भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, और आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, ओके। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये दिस दैट दीज दोज, ये भी आपका डिटर्मिनर्स में ही आते हैं। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ये भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं। ऑल, सब, कुछ, थोड़े, मतलब जो भी है आपका जो संख्या मात्रा बतलाते हैं ये सारे के सारे आपका, ठीक है ना। और इसमें आपका एक रह गया, इसमें आपका ना जो एक मैं भूल गया इसमें, वो रह गया है बेटा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या? मैं इसे भूल गया था, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सॉरी बेटा, मैं जो है ना, क्योंकि ये टॉपिक्स मेरे को तुम्हारा जिंदगी भर की झंझट खत्म करनी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, जैसे ईच वाला, इसमें क्या थे? ईच, ईदर, नीदर पढ़े थे ना, ईच, ईदर और ये नीदर, ये पढ़े थे ना हमने, ये एक दो और होंगे। तो ये सारे के सारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं। आपने मैं बता, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगर ये नाउन के साथ ना आए तो। अगर नाउन के साथ आएंगे तो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा ईच बॉय इज हैप्पी, प्रत्येक लड़का खुश है, प्रत्येक लड़का खुश है। तो ईच, डिटेल में बताऊंगा ईच और एवरी में क्या अंतर है, ठीक है ना। एवरी, अच्छा एवरी भी आता है इसी में, क्या? एवरी भी इसी में आता है। ईच, ईदर, नीदर और एवरी, ठीक है। ईच मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन ईच 2 या 2 से ज़्यादा, कम संख्या जब होता है तब उनके लगाते हैं प्रत्येक मतलब में, लेकिन एवरी जब 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। EVERY, पहले स्पेलिंग तो EVERY, एवरी,
ठीक है। तो ईच मतलब प्रत्येक और एवरी मतलब भी प्रत्येक, लेकिन ईच होता दो की संख्या के लिए, दो या दो से ज़्यादा, थोड़ा सा थोड़ी संख्या कम होती है बस। एवरी दो से हमेशा ज़्यादा, दो से हमेशा ज़्यादा और उसमें ज़्यादा संख्या होती है बस, और दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। अच्छा, और ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो ईच बॉय इज हैप्पी, तो यहाँ पर प्रत्येक लड़का, देखो ईच के बाद बॉय आ रहा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपका जो है आपका अगर ये ईच ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ईच के बाद ऑफ आया, बॉयज थोड़े नहीं आए, नाउन थोड़े नहीं है, ये तो आपका ऑफ जो है ना का मतलब एक वर्ड है, मतलब आपका ऑफ, ठीक है ना, ये आपका ये ऑफ मतलब प्रीपोजिशन एक टाइप में, मतलब मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं ले रहा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कर रहा। ईच के बाद बॉयज नहीं आ रहा, यहाँ पर ईच के बाद बॉय आ रहा, तो ये ईच के बाद बॉय आ रहा तो एडजेक्टिव हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और ईच के बाद ऑफ आ रहा है, यहाँ पर नाउन नहीं आ रहा, यहाँ पर नाउन नहीं आ रहा, तो ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। दैट्स ऑल। तो हमने याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स में टी तो लगा दूं इसमें, एडजेक्टिव्स कौन, ईच और एवरी, ईदर नीदर, चार हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन अब मैं इतने बता रहा हूँ। ईच दोनों का मतलब प्रत्येक है, ईच और एवरी का मतलब मैंने मीनिंग बता दी, ईदर मतलब दोनों में से कोई, नीदर दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमारे पास रह गए दो टॉपिक रह गए, प्रीपोजिशन से, ठीक है ना, ये आपका प्रीपोजिशंस, और ये भी आपका जो है ना, ये आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से इसको भी डिटरमिनर में ही मान लो, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें डिटरमिनर कहीं इधर ही मान लो, कोई वाली बात नहीं, भाड़ में आन दो, इसको डिटरमिनर में मान लो आप, ठीक है ना। तो अगर को पूछे डिटरमिनर्स क्या है भाई, एक टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, ए एंड द आर्टिकल, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास छोटे छोटे नन्हे से टॉपिक्स रह गए, क्योंकि इनको यूज करके ही आ सकते हैं ये वाले जो है ना, सिर्फ मेरे आपको बताना है, आपको ग्रामर के अंदर डिटेल में थोड़ा इनको आपको थोड़ा सा बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये प्रीपोजिशन कंजंक्शन क्या होते हैं, फिर एडवर्ब्स और फिर हमारी झंझट खत्म, ठीक है। तो जरा बस बच्चों जरा हम जो है अब इसमें देख लेते हैं ये प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन थोड़ी देर का बस समझना है। प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन ये एट, इन, ऑन, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, अप, डाउन, विद इन, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं ये। और प्रीपोजिशन के बाद नाउन पक्का आता है, प्रीपोजिशंस के बाद नाउन पक्का आता है। अगर प्रीपोजिशन जो शब्द हैं उनके बाद नाउन नहीं आएगा तो वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब्स बन जाते हैं। ध्यान रहेगा आपको, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन, पहली बात तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशन मेरे को हिंदी नहीं पता क्या होती है इसकी। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड, जो इसका रिलेशन बताता है किसी दूसरे वर्ड से। अब मेरी बात सुनो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ये जो ऑन है टेबल से पहले आया है। ऑन कहाँ आया है, टेबल से पहले आया। और इससे पहले जो दूसरा है ना, ये वाला, ये द बुक, इससे रिलेशन किसकी बात हो रही है, किताब की। किताब कहाँ है, पोजीशन बता रहा है। प्रीपोजिशन मतलब कि पोजीशन बताता है, क्या बताता है, पोजीशन। चाहे वो पोजीशन स्थिर अवस्था में हो या मूवमेंट वाला हो, कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है, किधर है, किधर नहीं है, ये आपका ये प्रीपोजिशन पोजीशन मतलब पोजीशन बताता है, मतलब। और ये क्या है, हम तो ये देखेंगे प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो ठीक है नाउन से पहले आता है और पोजीशन बताता है, और ये नाउन मतलब कि इसके बाद जो नाउन होती है, उसका रिलेशन पहले किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ रहा होता है ये। ओके, आई विल टॉक टू, जैसे आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूँगा। आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूँगा। तो यहाँ पर टू जो है ना, यहाँ पर आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूँगा, ये टू प्रीपोजिशन है बच्चों। क्या ये प्रीपोजिशन है, और इसका रिलेशन में किससे, कौन बात करेगा, देखो टू के बाद ये प्रोनाउन आ गया, और ये मैं इससे कनेक्ट कर रहा है इसको। ये तो ज़्यादा हमें देखो, आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा, ठीक है, इन द इवनिंग। तो गो के बाद क्या लग रहा है, गो के बाद क्या लग रहा है, टू लग रहा है। तो ये डायरेक्शन बताता है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, मैं मार्केट की तरफ जाऊंगा, तो ये टू प्रीपोजिशन है। और तुम्हारा जैसे बाई हो गया, के द्वारा, या बी, मतलब बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। हम तो प्रीपोजिशन का मतलब ये देखेंगे कि वो शब्द प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, उनके बाद नाउन पक्का आता है। क्या आता है प्रीपोजिशन के बाद ये, और ये जगह वगैरह, टाइम वगैरह के लिए यूज़ होता है। क्या प्रीपोजिशन कितने टाइप की होती है, कि जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होती है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होती है, प्रीपोजिशन मूवमेंट होती है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो टाइम के लिए होती है, जैसे एट, ओके, और ये ऑन,
ओके, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी होती है। ये सेम नाउन टाइम के लिए भी लग जा, प्रीपोजिशन टाइम के लिए भी लग जाएगी और स्थान के लिए भी। तो हम तो कहेंगे प्रीपोजिशन, हम ज़्यादा खिचड़ी नहीं पका रहे। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जिसके बाद नाउन पक्का आता है, जिसके बाद नाउन पक्का आता है और वो ठीक है नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद वो अकेला नहीं आएगा। और अगर वो अकेला आएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एडवर्ब बन जाएगा। अभी एडवर्ब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन जो प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन आ रहा है टेबल, ये इसका रिलेशन जोड़ रही है बुक से, ठीक है ना। ये और ये प्रीपोजिशन है, मतलब कि इसकी पोजीशन मतलब प्रीपोजिशन, यानी कि इसकी पोजीशन से पहले इसकी पोजीशन, दैट्स ऑल। आप ये समझ लो कि यार प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन से ठीक है नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन जरूर आएगा। और अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं आएगा तो वही चीज़ एडवर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। देखो आगे, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। जैसे किताब जो है टेबल पर है, या मैं क्या हूँ द बुक द डस्टर इज ऑन द बुक। ओके, तो ऑन ये पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है इसकी, ठीक है ना, प्रीपोजिशन। अच्छा आगे कह रहा है नेक्स्ट, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स, वो बैठी हुई थी अपने पेरेंट्स के बीच में। तो बिटवीन है ना बेटे, प्रीपोजिशन है ये दो के बीच के लिए, ठीक है, के बीच में बैठी हुई थी। तो ये बिटवीन प्रीपोजिशन और इसके बाद क्या आ रहा है? बिटवीन हर पेरेंट्स, इसके बाद ये नाउन आ रहा है, देखो ये वाला, ये ठीक है, हर पेरेंट्स। आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, तो टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ओके, ये सबसे मुश्किल पार्ट है, इसके यूज़ कर करके ही हम सीखेंगे। वैसे करके मैं तो डेफिनेशन थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसमें। आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा, डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है और सेम एक ही वर्ड, एक ही शब्द जो है वो आपका प्रीपोजिशन हो सकता है और वही वो एडवर्ब हो सकता है। जैसे मैंने कहा ही क्लाइम्ड, वो चढ़ा, CLIMBED, क्लाइम्ड अप द हिल, अप द, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। ही क्लाइम्ड अप द हिल, तो अप ऊपर की तरफ चढ़ा, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और अप के बाद क्या रहा? द हिल। लेकिन अगर अप अकेला आएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। ही क्लाइम्ड अप, ही क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़ा, पहाड़ी वगैरह पे चढ़ना जो होता है, ही क्लाइम्ड अप। तो यहाँ पर अप के अकेला आ रहा है, ये डाउन नहीं आ रहा, तो ये एडवर्ब बन गया। क्या बन गया बेटा? ये एडवर्ब बन गया। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है और प्रीपोजिशन अगर अकेला आएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। बस इतना याद रखना आपने, ठीक है। और प्रीपोजिशन ये एट, इन, ऑन, अपॉन, एट, पर, इन, इनके मीनिंग से आप याद नहीं करते, इनके यूज़ करके इनके करते हैं। इन मतलब के भीतर होता है, ऑन मतलब किसी चीज़ को टच करता हुआ, अपॉन मतलब कोई चीज़ मूवमेंट में आती है तो उसके ऊपर बैठ जाए, आफ्टर के बाद बिफोर मतलब के पहले, अप मतलब ऊपर की तरफ, डाउन नीचे की तरफ, विद करते के साथ, बिटवीन दो के बीच में, अमंग दो से ज़्यादा के बीच, बाई मतलब के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे बाई मतलब तक भी होता है, तो बहुत सारे मीनिंग है। तो प्रीपोजिशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमें समझ में आ गई, प्रीपोजिशन क्या होती है, ठीक है ना। ओके, अच्छा हम कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। अब जरा किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। कंजक्शन बहुत आसान है, ओके। और उसके बाद एडवर्ब्स वगैरह रहेंगे इसमें। ये तो देखो जरा इसके अंदर, ये थोड़ा सांस ले लो, कोई वाली बात नहीं, मैं भी सांस ले लूँ। बच्चों देखो जरा इसमें कंजक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन मतलब आपको देखो जंक्शन, आपने देखो रेलवे स्टेशनों पे लिखा रहता है कि आप ये समझ लो विशाखापट्टनम जंक्शन, या जहाँ पर ट्रेन आगे मतलब मुड़, जहाँ पर एक जब आप कनेक्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर जैसे आपका बरेली जंक्शन हो गया, कुछ भी, ठीक है, जोड़ने वाला, तो जंक्शन। तो कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर। कंजक्शन वो शब्द होता है जो वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है, साथ साथ जोड़ता है। बस डेफिनेशन याद रख लीजिए कंजक्शन के बारे में, और बहुत सारे हमने याद करने। जब मैं कहूँगा कंजक्शन है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, रामा हैज़ गॉन, रामा चला गया है, एंड अर्जुन हैज़ कम, और अर्जुन आ गया है। तो यहाँ पर इसने क्या काम करा है? देखो, रामा हैज़ गॉन, रामा चला गया है, एंड अर्जुन ने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, अर्जुन हैज़ कम। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ दिया। यहाँ पर रामा हैज़ गॉन, रामा चला गया है, एंड अर्जुन हैज़ कम, अर्जुन आ गया है। तो यहाँ पर एंड जो है वो इन दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा है। रामा हैज़ गॉन, रामा चला गया, एंड अर्जुन हैज़ कम, अर्जुन आ गया। तो एंड इन दोनों को जोड़ रहा है। अच्छा, डू योर वर्क और मदर विल पनिश यू। तो डू योर वर्क, अपना काम करो, और या फिर वरना होता है इसका मतलब, और का मतलब या होता है, फिर वरना होता है। तो डू योर वर्क, तो अब डू योर वर्क को, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। डू योर वर्क, अपना काम करो, और यहाँ पे जो और है वो जोड़ रहा है किसको? मदर विल पनिश यू, इसको जोड़ रहा है मदर, ये पूरे इसको, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के इसको और इसको जोड़ रहा है। ये जो है ना यहाँ पे देखो, ये
ओके तो यहाँ पर डू योर वर्क और मदर विल पनिश यू, इन दोनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में 3 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और ये 4 ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ना डू योर वर्क और ठीक है मदर विल पनिश यू, इनको जोड़ रहा कौन है, और जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहा है ये, तो डू योर वर्क अपना काम करो, और या फिर वरना मदर विल पनिश यू, माँ तुम्हें सजा देगी। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा, बट ही डिड नॉट हियर मी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो आई कॉल्ड हिम ये पूरा एक आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ठीक है ना। और ये ही डिड नॉट हियर मी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, इस बट ने जोड़ दिया इन दोनों को, इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा, बट ही डिड नॉट हियर मी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो ये बट ने दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ दिया। अच्छा 2 and 2 मेक 4, यहाँ पे 2 and 2 इनको जोड़ दिया, देखो 2 शब्दों को जोड़ा इसने, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 ओके 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। और आप कहते हैं मोहन एंड श्याम, मैं क्या मोहन एंड गीता, ठीक है ना, ओके लिव देयर, वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर मोहन एंड गीत, इसको एंड, ये कंजक्शन है आपका, ठीक है ना। तो हमने ये कंजक्शन के बारे में पढ़ लिया, अब एडवर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आप इसे कॉपी कर लो इसे, ओके। और ये हमारा कंजक्शन ये हो गया, बस ये बहुत सारे हैं, बस साथ साथ पढ़ते रहेंगे। इसमें कंजक्शन का डेफिनेशन पता नहीं चाहिए, अब उस समय पता होनी चाहिए, बस इस बार एडवर्ब्स आ गया, थोड़े देर टॉपिक्स रह गए, मदर सॉल्व। देखो कॉपी करो बच्चों इसे। अच्छा बच्चों, अब जरा लास्ट झंझट में से एक एडवर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवर्ब्स हमारे पास 7 टाइप के होते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेषण, ठीक है। और ये जो है आपका 7 टाइप का होता है। ये एडवर्ब 7 टाइप के होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स, ओके। लास्ट झंझट में से एक रहेगी हमारे पास है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि काम कैसे होता है, काम स्लो होता है। जैसे मैं कहूँ ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, स्लोली। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये। तो स्लोली, फास्ट, तुम्हारा जो है तरीके से, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से काम करता है, धीरे धीरे करता है, तेज करता है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। क्या है, एडवर्ब्स मैनर क्या बताते हैं कि क्रिया जो है, काम कैसे होता है, स्लो होता है, फास्ट होता है, अच्छे तरीके से होता है, बुरे तरीके, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो कैसे इंग्लिश बोलता है, अच्छी तरीके से, ओके। वी रन फास्ट, हम तेज भागते हैं। तो बच्चों ये जो फास्ट है वो आपका एडवर्ब है, हम कैसे भागते हैं, तेज भागते हैं, ओके। तो एडवर्ब मैंने हमें समझ में आ गया। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है, ये बताता है कि काम का जगह बताता है। क्या बताता है, जगह का, काम कहाँ हुआ, क्रिया कहाँ पर हुआ, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, को क्रिया कहाँ पर होती है, कोई व्यक्ति कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, ओके। तो क्या, हियर, देयर, हियर यहाँ पर, देयर वहाँ पर, अप ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बिलो, ओके, नीचे, डाउन का मतलब भी नीचे, ठीक है। ये सारे आपको पता नहीं, ये बिलो, अप, बिलो, डाउन, ये जब प्रेपोजिशन भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। अगर इनके बाद नाउन आ जाए, अगर नाउन नहीं आएगा तो एडवर्ब कहलाएंगे, बस इतना याद रख लेना आप। तो हियर, देयर, अप, बिलो, डाउन और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो प्लेस का तुम्हारा इन, आउट, ओके, इन, आउट। आप कहोगे सर ये कैसे, ये इन तो प्रेपोजिशन है। मैंने कहा ना, आपने कहा ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, वो कमरे में, तो इनके बाद नाउन आ रहा है, ये प्रेपोजिशन है। कम इन, अंदर आओ, दैट्स ऑल, ये एडवर्ब है। क्या ये, क्योंकि अकेला आ रहा है, इसके साथ नाउन नहीं है, तो एडवर्ब है ये, ओके। तो ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, तो ये इन यहाँ पर प्रेपोजिशन होगी, इनके बाद नाउन आ रहा है तो प्रेपोजिशन है। और इन जो है सेम वर्ड, लेकिन इसके बाद ये नाउन नहीं है, तो ये आपका क्या है, बन जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। तो हमें पता लग गया, हेयर, देयर, अप, बिलो, डाउन, कम, आउट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, बताते हैं कोई व्यक्ति कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ पर घटी, क्रिया कहाँ पर हुई, क्रिया कहाँ पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इधर उधर, ठीक है। अब मैंने कहा देखो, वी वेंट अप द हिल, हम पहाड़ी के ऊपर चढ़े,
पहाड़ी के ऊपर गए। तो अब जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, वी वेंट अप, हम ऊपर गए, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। ठीक है, तो समझ में आ गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता लग गया कि क्रिया ये मतलब ये जगह बताते हैं, दैट्स ऑल। क्या बताते हैं? जगह बताते हैं। और ये में से अगर ये नाउन के इनके बाद नाउन आएगा तो प्रीपोजिशन बन जाते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, आपका आ गया। अब ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ये बताते हैं कि को मतलब जो क्रिया जो होती है, क्रिया वो आपका कब होती है, टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे कम सून, जल्दी आओ, कब आओ, जल्दी, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। ठीक है ना। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। क्या? मैं, तो ये टुमारो क्या है? टाइम बता रहा है। क्रिया कब होगी? कल होगी, तो टुमारो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हमारे पास आज, कल, परसों, जल्दी, पहले। ठीक है, जैसे ओके ना, समझ में आ गया? ओके, तो ये आपके जो है टाइम को बताते हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या बताते हैं कि क्रिया का टाइम हो क्या है, क्रिया जो है वो आपका टुडे होगी, टुमारो होगी, ठीक है, और तुम्हारा लेट होगी, अर्ली होगी। जैसे ही केम लेट, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? एडवर्ब है। क्या ये? एडवर्ब है, ही केम लेट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम कहेंगे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताता है कि क्रिया कितनी बार होती है, क्रिया कितनी बार होती है। ये होते हैं ऑफ्टन, अक्सर, ऑलवेज, ठीक है, नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। तो ये सारे शब्द है ना, ऑफ्टन, ऑलवेज, नेवर, जनरली। तो मतलब कि कोई काम जो है वो कितनी बार होता है। ठीक है ना। तो कोई काम कितनी बार होता है? ऑफ्टन, ऑलवेज, नेवर, जनरली। जनरली की स्पेलिंग GENERALL, जनरल, GENERALL। ठीक है, ओके। ऑफ्टन, यूजुअली लिख दूँ, भाड़ बयान दो, मेरे को स्पेलिंग का इस टाइम पे मेरा दिमाग बस बैंड बजा पड़ा। इट्स बहुत सारे हैं। तो ये बताते हैं क्रिया कितनी बार होती है। जैसे आई ऑलवेज, ठीक है ना, आई ऑलवेज गेट अप लेट, मैं हमेशा लेट उठता हूँ। तो आई ऑलवेज गेट अप लेट, तो देख रहे हो, ऑलवेज कब उठता हूँ, कब उठता हूँ? हमेशा। ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई क्रिया जो होती है वो कितनी बार होती है? रोज होती है, अक्सर होती है, डेली भी, डेली, ठीक है ना। आपका जो है डेली, वो भी आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है वो। ठीक है, डेली भी आप लिख सकते हैं इसके तरह, डेली, 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 डेली। ओके, हाँ। तो काम कितनी बार होता है? ओके, ऑफ्टन, अक्सर, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना, वी नेवर, यहाँ पे कहते हैं वो, यहाँ अक्सर आता है, ही यूजुअली कम्स हियर, वो यहाँ पर अक्सर आता है, ही यूजुअली कम्स हियर। तो यहाँ पर वो कब कब आता है? यूजुअली। तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, काम। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं कि क्रिया कितनी बार होती है, कितनी बार होती है, रोज होती है, कभी नहीं होती, डेली होती है, तो ये अक्सर होती है। तो ये आपके एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अच्छा, ऐसा है, एडवर्ब जो है वो आपका मतलब देखो कहता है इसमें आपका वो, ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब एक वर्ड बोल रहा हूँ आपको, मॉडिफाई करना। क्या बच्चों? क्या? मॉडिफाई करना, मॉडिफाई, MODI, मॉडिफाई, MODIFI। तो वो मॉडिफाई करना, तो जो एडवर्ब है ना, खुद एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर देता है और एक एडवर्ब को भी, एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है, कंफ्यूज मत होना। मॉडिफाई कर देता है। आप तो कहोगे यार एडजेक्टिव एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होता है यार? जब ये मतलब ये बताता है कि कोई मतलब ये ना मॉडिफाई कर देता है मतलब एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। तो वो कैसे? देखो, जैसे शी इज वेरी गुड, वो कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी गुड। ठीक है, हम अपनी मम्मी के बारे में कहते हैं शी इज़ वेरी गुड, तो वो अच्छी, गुड एक एडजेक्टिव हमें पता है, विशेषण है। और ये वेरी क्या बता रहा है? वो कितनी अच्छी है, तो ये डिग्री बता रहा है, इसके अच्छे होने की डिग्री बता रहा है कि शी इज़ वेरी गुड। तो ये वेरी जो है ना वर्ड है, वो आपका क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और ये किसी एडवर्ब के लिए भी ला सकता है, जैसे शी कुक्स वेरी वेल। ठीक है, शी कुक्स वेरी वेल, तो मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाती है।
ये तो ठीक है, मैं इसे छुपा लूँ, वह अच्छे तरीके से खाना बनाती है, शी कुक्स वेल। लेकिन मैंने कहा वेरी, शी कुक्स वेल, वो बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाती है। तो यहाँ पर वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेल को। ये एडवर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पर वेरी किसको? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या काम करता है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री दो काम करते हैं कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब को भी। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। क्या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है? जैसे रहा, जैसे ही, ठीक है ना, ही वॉक्स वेरी स्लोली। देखो ही वॉक्स, अब मैं कहूँ ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। तो ये एडवर्ब, ये आपका क्या है? ही वॉक्स स्लोली, ये एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब क्या काम कैसे होता है? लेकिन वो धीरे धीरे होता है। लेकिन वेरी क्या बता रहा है? वो कितना धीरे धीरे होता है? बहुत धीरे धीरे। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। बस थोड़ा सा और। अच्छा, अब इसके बाद करते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं। प्रश्न पूछेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, क्या पूछेंगे? इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो है ना, समझ में आ गया? पहले बता रहा हूँ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या काम करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को। एक एडवर्ब मॉडिफाई जब करता है ना, किसको? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी कर सकता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मैंने बता दिया, एग्जाम्पल आप देख लेना। इंटरोगेटिव एडवर्ब प्रश्न पूछते हैं जैसे व्हेन, वेयर, वाई और ये हाउ। ठीक है, हाउ ढंग से तो लिख दो, हाउ। ठीक है, ओके ना। वैन, ठीक है, वैन, वेयर, वाई एंड हाउ। वैन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। दैट्स ऑल। ये हमें पता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। दैट्स ऑल, ठीक है ना। अच्छा, रिलेटिव एडवर्ब्स ये जो हैं, देखो वैन का मतलब क्या होता है? कब। वैन का मतलब क्या होता है? कब। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब है। लेकिन वैन का मतलब जब भी होता है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब बन जाएगा। अच्छा, वेयर का मतलब होता है कहाँ? वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। लेकिन वेयर का मतलब होता है जैसी जहाँ निकलेगा। क्या निकलेगा? जहाँ निकलेगा, जहाँ। वेयर का मतलब जैसी जहाँ निकलेगा वो इंटरोगेटिव एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव एडवर्ब बन जाएगा। ओके, मेरे पास समझ में आ गई? ओके, तो ये जो है आपका, तो आप ये कहोगे कि रिलेटिव एडवर्ब्स में हमारे पास वैन, वेयर, वाई भी रीजन के तौर पे भी यूज हो जाता है। ठीक है ना, वैन, वेयर, तो ये आपके ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। क्या है बेटा? ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो वैन का मतलब जब कब होगा तो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। और जब प्रश्न जब वैन का मतलब कब, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब। वैन का मतलब जब, तो इंटरोगेटिव, ये रिलेटिव एडवर्ब है। समझ में आ गया? वैन का मतलब कब है तो क्या है? वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है। और लेकिन वैन का मतलब जब है तो क्या बन जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब। जब मैंने उसे देखा तो मैं डर गया। जब मैंने उसे देखा तो मैं डर गया। फिर जब मैंने उसे देखा, मैं डर गया। जब मैंने उसे देखा, तो जब यहाँ पर जब मीनिंग आएगा वैन का, तो वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ओके, तो हमारे पास जो है कुछ एक पोर्शन कुछ रह गए, थोड़े से एक दो टॉपिक रह गए, वो थोड़े से मुश्किल वाले। थोड़ा बस हिंट में तो आपको दे रहा हूँ बस उसके बारे में, आप इसे कॉपी करो। इसे आप 5 मिनट का टॉपिक और रह गया बच्चों, बस एंड का। इन्फिनेटिव, ये टॉपिक इन्फिनेटिव, टू INFINITIV, और फिर टू इन्फिनेटिव, प्लेन या बेयर या फिर प्लेन इन्फिनेटिव, उसके बाद जेरेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद टेंशन खत्म आपकी। देखो ये मेरे लाल, तो इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। मैंने लिखा गो, ठीक है, इसको इन्फिनेटिव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं अंग्रेज। और इसको आप जो है, ये गो जो है आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब मैं अगर इससे पहले अगर मैं टू इन्फिनेटिव की बात करूं, जैसे आई वॉन्ट टू गो, अच्छा मैं जाना चाहता हूँ, इस वर्ब के वॉन्ट के बाद टू गो आया। देखो टू करके गो आया, इसको टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टू इन्फिनेटिव। दैट्स ऑल। किसी वर्ब के बाद टू करके वर्ब आएगी तो क्या कहोगे? टू इन्फिनेटिव कहोगे। क्या कहोगे? वर्ब से पहले टू लग गया। ठीक है, ओके। ये लेकिन ये डायरेक्शन भी बताता। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट में गया था, मैं मार्केट की तरफ गया था। आई वेंट टू द मार्केट, यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, यहाँ पे ये नहीं, क्योंकि टू के बाद जो आ रहा है वो नाउन है, वर्ब थोड़ा नहीं है वो। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो टू के बाद जो वर्ब आएगी, तो क्या कहोगे? उसको टू इन्फिनेटिव कहोगे। क्या कहोगे आप? टू इन्फिनेटिव कहोगे। दैट्स ऑल। और उसको अगर मैं कहूँ बेयर या प्लेन इन्फिनेटिव, कुछ वर्ब्स के बाद प्लेन इन्फिनेटिव आती है, कुछ वर्ब्स के बाद जैसे आप कहोगे प्लीज, जैसे मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं लेट मी, अरे बन जा भाई, लेट मी गो, मुझे जान दो। लेट के बाद मी लग रहा है, उसके बाद गो लग रहा है। प्लेन, टू इन्फिनेटिव नहीं है, टू नहीं है। लेकिन जैसे कहता है आस्क हिम
उससे कहो टू गो, उसे जाने के लिए कहो। देखो आज के बाद हिम आया, उसके बाद लगा टू गो, तो ये टू इन्फिनिटिव लगा। कुछ वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आती है। कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आती है। लेकिन कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता, उसके बाद प्लेन इन्फिनिटिव आती है, टू करके नहीं आता, टू नहीं आता, तो ये प्लेन इन्फिनिटिव। तो आपको समझ में आ गया प्लेन इन्फिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म। प्लेन इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बोलते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आप समझ, इन्फिनिटिव कहूँ या प्लेन इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव या प्लेन इन्फिनिटिव, बात वही है। मैं इन्फिनिटिव कहूँ, फर्स्ट फॉर्म कहूँ या बेयर इन्फिनिटिव या प्लेन इन्फिनिटिव कहूँ, इज द सेम थिंग। दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म कहूँ या इन्फिनिटिव कहूँ या बेयर इन्फिनिटिव कहूँ या प्लेन इन्फिनिटिव कहूँ, समझ जाना कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स ऑल। और टू इन्फिनिटिव मतलब वर्ब से पहले टू आ गया, टू इन्फिनिटिव हो गया। अब मैं एक दो टॉपिक और बता रहा हूँ उसमें। जेरेंड, ये जेरेंड क्या होता है, देखो जेरेंड क्या होता है, आपने ये नाउन की तरह ही काम करता है, वर्बल नाउन बोलते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। क्या ये नाउन की तरह ही काम करता है, जेरेंड क्या होता है ना, वर्बल नाउन की तरह काम करता है। जैसे आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है। आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद। लाइक के बाद क्या आ रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये जेरेंड है मेरे प्यारे बच्चे। क्या, ओके, ये जेरेंड है। आई एम फॉन्ड ऑफ जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, मुझे शॉपिंग अच्छी लगती है, क्या, पैसे खर्च करने, तो आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। तो ऑफ के बाद ये जो लगा ना, ये आपका जेरेंड है। ये क्या है, ये जेरेंड है। तो जेरेंड ओके ना। तो कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड आता है। वो जेरेंड क्या है, जेरेंड आपको पूछे जेरेंड क्या है, अरे वर्ब प्लस आईएनजी होती है भाई, वर्ब जेरेंड क्या होती है, वर्ब प्लस आईएनजी। और ये जेरेंड जो है ना वर्बल नाउन होती है, नाउन की तरह काम करती है, बस क्या, नाउन की तरह काम करती है। वर्ब प्लस आईएनजी जो होता है ना, वह जब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और जब वो नाउन की तरह काम करती है तो वर्बल नाउन बन जाती है, उसे जेरेंड बोलते हैं भाई साहब। कोई तुम्हारा दिमाग चाटे तो क्या होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाओगे ना और जब उसे नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका जेरेंड कहलाती है। क्या, दोबारा बोल रहा हूँ, जब कोई वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हो, उस वर्ब को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसे जेरेंड बोलते हैं। खत्म बात, दिमाग में चाट मेरा। और आगे, और वर्ब के बाद जो है कुछ वर्ब के बाद जेरेंड आता है और प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। क्या, प्रेपोजिशन के बाद, किसी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी वो पक्का जेरेंड होगा। वर्ब प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, वो क्या होगा, जेरेंड होगा। और कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड आता है और कुछ वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, मैंने कहा था। जैसे आई लाइक, ठीक है ना, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। तो वांट के बाद क्या लगा, टू इन्फिनिटिव लगा है। आई लाइक रीडिंग, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऊपर लिख दिया, मैं नीचे की लिखूँ यहाँ पर। आई वांट टू गो, वांट के बाद क्या लग रहा है, टू इन्फिनिटिव लग रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। और यहाँ पर टू इन्फिनिटिव लग रहा है। और यहाँ पर आई लाइक के बाद जो है आपका वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर जेरेंड है और ये टू इन्फिनिटिव है, दैट्स ऑल, ओके, समझ में आ गई। तो कोई आपसे पूछे जेरेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं भाई, ठीक है ना, और जब वो नाउन की तरह काम करती है वो जेरेंड ही होती है, दिमाग में चाट मेरा, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आपका, ये भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये किसकी तरह काम करता है, ये आपका प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डू में जैसे आप आईएनजी जोड़ते हो ना, जैसे आप आईएनजी, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये आपका किस में काम आता है, ये आपका प्रेजेंट, ये जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में काम आता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या काम करा, ये प्रेजेंट कंडीशंस है, ये टीचिंग का बता रहा है, काम का जारी होना बता रहा है। आईएनजी जोड़ दिया ना इसके अंदर, तो काम का जारी होना बता रहा है। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उनमें बनाने, पहली बात तो प्रेजेंट, आपसे पूछे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और जब वो, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में मदद करता है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उनमें बनाने में मदद करता है। और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। जैसे आई सॉ स्माइलिंग चुड़ैल, यहाँ लिखूँ, थोड़ा छोटा लिखूँ, आई सॉ अ स्माइलिंग चुड़ैल, ठीक है ना, चुड़ैल, स्माइलिंग भूत लिख दूँ, ठीक है ना, भूत, दैट्स ऑल। मैंने एक मुस्कुराता भूत देखा, स्माइलिंग, तो ये जो ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा भूत देखा, स्माइलिंग भूत। और एक फिल्म आई थी द बर्निंग ट्रेन, क्या, द बर्निंग, कैसी ट्रेन, अरे जिसमें आग लगी हो,
जिसमें, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आपसे को पूछे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, ज़्यादा दिमाग में चाट, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब आईएनजी लगा देते हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आपका जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में मदद करता है। और ये आईएनजी जब लगता है तो ये बताता है कि काम का होना जारी बताता है, काम चल रहा है, काम चल रहा था, काम चल रहा होगा, काम चल रहा, काम का जारी होना बताता है, काम चल रहा है या काम चल रहा था या काम चल रहा होगा। और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, विशेषण की तरह काम करता है। जैसे आई सॉ स्माइलिंग भूत, मैंने एक मुस्कुराता भूत देखा। द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, ठीक है। तो आपका ये, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे आई गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो बेटा पास्ट पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म में होती है। और ये कभी कभी एडजेक्टिव बनाने में मदद करता है। जैसे मैंने कहा था टायर्ड, टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। टायर्ड, थका हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा, देखो स्केरी, स्केयरिंग, ठीक है ना, स्केयर मतलब स्केयर, SCA, फ्राइटन को वर्ड ले आऊँ क्या, फ्राइटन, फ्राइटन FRIGHTEN, फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डराना। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊँ FRIGHTENI, फ्राइटनिंग, डराने वाला, फ्राइटनिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर मैं करूँ फ्राइटनड, FRIGHTENED, फ्राइटन मतलब डरा हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह ही काम होते हैं। कि पास्ट पार्टिसिपल कोई आपसे पूछे क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और भाई पास्ट पार्टिसिपल विशेषण का भी काम करती है एडजेक्टिव। जैसे फ्राइटन का एग्जांपल है, फ्राइटन मतलब डराना, तो भाई फ्राइटनिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि डराने वाला, डराने वाला, फ्राइटनिंग डराने वाला, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और भाई फ्राइटन मतलब डरा हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, खत्म बात। तो ये मैंने आपकी इतनी ग्रामर बता दी, बाकी का आपका होते रहेगी, बाकी धीरे धीरे करके बताता हूँ। यही आपको ग्रामर पढ़नी है। और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करो। और कोई चीज़ जो है ना, ओके, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम एंड यू डोंट गेट दोज थिंग्स इजीली, आपको आसानी से नहीं मिलती। और आप प्लीज़ वो टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में नहीं लगा करो, सीधा पढ़ा करो। और महान लोगों की बातें पढ़ो, उन्होंने कैसे कैसे मेहनत करी। और आप छोटे के अंदर वो मत करा करो कि आपको ये छोटे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी ज़्यादा मिलेगा, ओके ना। और टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोज़ को तो बिल्कुल मत देखा करो, बिल्कुल मत देखा करो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपको एक ग्रामर का मैंने पोर्शन करवा दिया है, और ये पूरी ज़िंदगी भर की ग्रामर होगी। मैं स्पोकन वाला करवाऊंगा आपके लिए पार्ट, ठीक है बच्चों, ओके। बहुत थक गया हूं मैं। और आपको प्लीज़, आप जो है खूब जी भर के पढ़ो, आप खूब जी भर के पढ़ो। और बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ 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 खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, ओके। और आपने देश की सेवा करनी है, ओके। थैंक यू वेरी मच।